हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सार्थक एजुकर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए इंग्लिश पेडागोजी से प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स है। इन कॉन्सेप्ट्स में से हर साल सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही पेपर्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसीलिए वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखिएगा। बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ मैं नाम लिख दिया हूँ और आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझ जाना। सबसे पहला जो प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि यहाँ लैंग्वेज मतलब L2 इंग्लिश को लेकर के हम बात करेंगे। ठीक है, इंग्लिश को किस प्रकार हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर दुनिया की कोई भी भाषा को अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षार्थी सीखना चाहे तो सबसे पहले उसको मन से मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। ये ना तो सिर्फ भाषा सीखने के लिए कारगर साबित होता है, ये कोई भी स्किल अगर आप अचीव करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तब आपको अंदर से मोटिवेटेड रहना अवश्य ही ज़रूरी है। आप जब तक मोटिवेटेड नहीं रहोगे तब तक आप कोई भी काम को शानदार तरीके से नहीं कर सकते हो। यहाँ आप जब क्लास में प्रवेश करेंगे और बच्चों को आप इंग्लिश टीचिंग करेंगे तो उसमें सबसे पहले बच्चों को आप प्रेरणा देने का प्रयास कीजिएगा। बच्चे जब तक ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि उनके द्वारा इंग्लिश सीखा जा सकता है, तब तक आप इनको इंग्लिश नहीं सिखा सकते। इसीलिए सबसे पहले आप प्रयास कीजिए बच्चों को मोटिवेट करना। अब देखो, मोटिवेट हम किसी को दो प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि मोटिवेशन का दो टाइप से। एक नंबर टाइप है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा वाला जो टाइप है इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन दिल से उत्पन्न होता है। आप ये जो क्लास देख रहे हो या फिर आपने जो हमारे सहजगुरु एप्लीकेशन के माध्यम से ये कोर्स परचेज किया, ये किस लिए आपने परचेज किया? आपको सीटेट एग्ज़ाम में बढ़िया रिज़ल्ट करना है, बढ़िया परिणाम करना है, अच्छे नंबरों के साथ पास करना है। ये जो मोटिवेशन है, और आप हर रोज़ हमारी क्लासेस को देखते हो, हम जो भी बताते हैं वो आप फॉलो करते हो, इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते हो बेहतरीन ढंग से, तो ये हो जाएगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? देखो, एक एग्जाम्पल को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। मान लो आपका एक दोस्त है, उस दोस्त ने और किसी का कोर्स में एडमिशन लिया है, सीटेट के लिए बहुत ही दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है, और आपने भी उसका देखा देखी क्या किया, सीटेट का एक कोर्स ले लिया और उसमें आप भी लग गए। तो ये है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, तो हम उस प्रकार बच्चों को प्रेरणा देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कहानियों का मदद ले सकते हैं। और बच्चों को जब तक हम ये विश्वास नहीं दिला सकते कि उनकी द्वारा यह कार्य इंग्लिश लैंग्वेज सीखना या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखना, कोई भी कार्य किया जा सकता है, ये उनके लिए नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल संभवपर है, तब तक बच्चे नहीं सीखेंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले मोटिवेट करना चाहिए हमारे शिक्षार्थियों को। इसके बाद दूसरा जो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है या फिर इंग्लिश टीचिंग है, यह है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। यानी कि इंग्लिश में बातचीत करने का एक आदत बच्चों को जब तक हम दिला नहीं सकेंगे तब तक बच्चे बढ़िया तरीके से इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो कक्षा में जाकर के आप प्रयास कीजिएगा बच्चों के साथ कुछ इंग्लिश में बातचीत करने का। अगर आप हिंदी टीचर है, अगर आप एसएमएस टीचर है, तो आप क्लास में जाकर के प्रयास कीजिए बच्चों के साथ उस भाषा में बातचीत करने के लिए। जब आप ये कार्य करेंगे और उनसे भी ये बोलिए, ये मोटिवेट कीजिए कि आपको भी जो भी सवाल पूछना है, कोई भी आपका डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप हमसे इंग्लिश में पूछो या फिर हिंदी में पूछो। तब बच्चे क्या करेंगे, धीरे धीरे पहले टूटा फूटा बोलेंगे, लेकिन इसी प्रकार बात करते 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 बच्चों का जो आदत है, हैबिट है, ये बिल्ड हो जाएगा। और हैबिट फॉर्मेशन जब हो जाएगा तो बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से बातचीत कर पाएंगे, भाषा को सीख जाएंगे।
ठीक है। इसके बाद जो थर्ड प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, यानी कि हम जो भी कार्य सीखते हैं ना वो हमारे पूर्वजों को, हमारे बड़े जो है उनको कॉपी करके ही हम सीखते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, एक टीचर को बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। आप प्रयास कीजिएगा या फिर आप ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिएगा कि आप जिस प्रकार के क्लोथ्स पहन करके विद्यालय में जाते हो ना, बहुत सारे बच्चे आपका वो जो कपड़े पहनने का ढंग है, आपका जो हेयर स्टाइल है उसको भी कॉपी करते हैं। कई सारे बच्चे आपका हैंडराइटिंग जो है ना, हैंडराइटिंग को भी कॉपी करते हैं। और कई सारे बच्चों को हमने देखा है आप किस प्रकार बात करते हैं, किस प्रकार आप उनको समझाते हैं, वो बच्चे भी उसी प्रकार करने का प्रयास करते हैं। तो यह है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे बच्चों के साथ या फिर जो आपका टारगेट लैंग्वेज है उसमें आप बच्चों के साथ जब बात करेंगे ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कक्षा में जो कि आपको इमिटेट करेंगे, आपका नकल उतारेंगे, और इस प्रकार नकल उतारते उतारते बच्चे सीख जाएंगे। कितने बढ़िया होगी जब आप बच्चों के साथ बात करेंगे और बच्चे आपका नकल उतारेंगे और फिर बच्चे सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। तो ये तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। हमें कुछ भी अगर सिखाना है ना बच्चों को, तो सबसे पहला हमें क्या करवाना चाहिए, बच्चों से प्रैक्टिस करवाना चाहिए और ड्रिल करवाना चाहिए। तो इंग्लिश में किसे क्या कहते हैं, कोई सारे सेंटेंसेस, डे टू डे एक्टिविटीज़। देखो, हम प्रैक्टिस करवाएंगे इंग्लिश भाषा को सिखाने के लिए, तो किसको लेकर के प्रैक्टिस करवाएंगे, डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ को लेकर के हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, ड्रिल करवाएंगे, ताकि बच्चे उसके साथ अपने आप का दिनचर्या को कनेक्ट कर पाए। जब तक बच्चे अपना दिनचर्या को एक प्रैक्टिस के साथ एक कक्ष में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, तब तक बच्चे बढ़िया तरीके से बेहतरीन ढंग से सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए कुछ ऐसा हम डिज़ाइन करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए और ड्रिल करवाएंगे बच्चों से जो कि उनका डे टू डे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ हो। ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य हम उनको सिखाएंगे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, यानी कि ओरल अप्रोच ये क्या बताती है हमें कि मौखिक बातचीत करने पर, मौखिक तौर तरीके पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बच्चे को हम पहले देखो लिखने का जो कार्य है इस पर ज़्यादा हम पहले फोकस नहीं करेंगे। पहले हम प्रयास करेंगे कि बच्चे सही ढंग से सटीक उच्चारण विधि के मदद से उनको फॉलो करके प्रोनाउंस कर सके, यह बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल स्पीकिंग पे ज़्यादा बल देंगे। धीरे धीरे जब इनका स्पीकिंग ठीक होगा तब हम राइटिंग पर भी फोकस करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों को अगर हम सिखाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ओरल अप्रोच का मतलब आपने समझ लिया है, मौखिक तौर तरीके पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, स्पीकिंग्स पर ज़्यादा बल देंगे। ठीक है, और बढ़िया तरीके से बच्चों के साथ हम वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, फोकस ज़्यादा करेंगे स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव करने पर। ठीक है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी भाषा को अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो जब तक आप उस भाषा में कुछ बात नहीं करोगे तब तक आपका उस भाषा शानदार नहीं होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन बेहतर नहीं होगा, उच्चारण शैली आपका सही नहीं होगा। ठीक है, और आप जानते हो कोई भी भाषा को सीखने के लिए 4 कौशल हमें आयत्त करना चाहिए। 4 कौशल हमें जब तक अधिगम नहीं कर सकते तब तक हम कोई भी भाषा को नहीं सीख सकते। ये 4 कौशल क्या है, LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसके बाद वाला जो प्रिंसिपल है यह है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, यानी कि नेचुरली बच्चे जिस प्रकार अपना मातृभाषा को सीखते हैं ना, हम प्रयास करेंगे कि लैंग्वेज 2 जो भी हम सिखा रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं ना, उसको भी कुछ प्राकृतिक या फिर नैसर्गिक तरीके से बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे। जो सबसे आसान होगा उनको पहले सिखाएंगे, जो क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स होंगे, पहलू होंगे, उनको बाद में सिखाएंगे। तो कुछ इस प्रकार नेचुरल वे में जब हम इनके साथ एक ऐसा परिवेश, एक ऐसा वातावरण कक्षा में तैयार करेंगे जिसमें बच्चे इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कर पाएंगे, और इस प्रकार जब हम करेंगे तो बच्चा आसानी से, जैसे कि अपना मातृभाषा को घर परिवार से, अपना अड़ोसियों से, पड़ोसियों से बात करके सीखा है, अपना हित कुटुंबों से बात करके सीखा है, उसी प्रकार बच्चे विद्यालय में आकर के कक्षा में इस प्रकार वातावरण पाएंगे तो टारगेट लैंग्वेज को भी सीख लेंगे, जिसे नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, तो नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग में हमें क्या करना चाहिए, वही LSRW पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले हम ये प्रयास करेंगे कि बच्चों को हम टारगेट लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे जब सुनेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, हम उनको बोलने का एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, यथार्थ मौका देंगे उनको बोलने का, तब जाकर के इनका स्किल इम्प्रूव होगा। ठीक है,
तो ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ हमें डिज़ाइन करना चाहिए एज ए टीचर। इसके बाद देखो नंबर 7 पे जो प्रिंसिपल है यह है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, मातृभाषा को प्रयोग करने का नीति। तो इसका मतलब यह है कि आप जो टारगेट लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे कोई भी विषय को, ठीक है, यहाँ खास करके हम इंग्लिश टीचिंग पर बात करेंगे। तो इंग्लिश आप जब सिखाएंगे ना तो आप उस बच्चे का मदर टंग, मातृभाषा भी बीच बीच में प्रयोग कीजिएगा, जो आपको लगे कि अब मुझे इस बच्चा को समझाने के लिए उसी का मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो बच्चा आसानी से समझ नहीं पाएगा। उस क्षेत्र में, उस सिचुएशन में हमें मातृभाषा का यूज़ करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, इंग्लिश का प्रयोग करना चाहिए अपना कक्ष में, ये सही बात है। लेकिन जिसे हम समझाना चाह रहे हैं ना, वो अगर समझ नहीं पा रहा है तो हम क्या करेंगे, जहाँ आवश्यक हो मातृभाषा का भी प्रयोग करेंगे। अल्टीमेट पर्पस क्या है, समझाना, ठीक है। तो जैसे करके बच्चा समझ सकता है वैसे हम अप्लाई करेंगे और बच्चों को समझाने का, सिखाने का, अधिगम करवाने का प्रयास करेंगे। तो यह है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। अब आगे हम और कुछ इंपॉर्टेंट 6-7 प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला यह जो प्रिंसिपल है, हालांकि इन प्रिंसिपल्स को हमने अलग करके रखा है। पहला जो प्रिंसिपल है, ये 7 प्रिंसिपल है यहाँ, और 6 प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप जब कक्षा में प्रवेश करोगे, आप जब विद्यालय जाओगे, तो आपको अपना जो सीखने वाले हैं ना, अपना जो विद्यार्थी है जिनको आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो ना, इंग्लिश या फिर लैंग्वेज 2, तो उनके बारे में आपका जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। यानी कि उनका जो प्रीवियस नॉलेज है उसे जांच करना बहुत ज़रूरी होता है। यह सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए नहीं, बल्कि कोई भी सब्जेक्ट आप अगर पढ़ाना चाहो तो सबसे पहले बच्चों को जानना चाहिए। जिनको आप पढ़ाने के लिए गए हो उनका फैमिली बैकग्राउंड, यानी कि फैमिली बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं है कि वो धनी है या गरीब है, ठीक है, अमीर है, ये नहीं। उनका जो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे और उसी के तहत हम उनको ऐसा सिखाएंगे ताकि वो आसानी से समझ जाए। तो वो घर में किस प्रकार वार्तालाप करते हैं, उनका मातृभाषा क्या है, ये हम जानेंगे। और इसके बाद अगर कोई चीज़ बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो हम उसका मातृभाषा से उसको समझाएंगे। तो इसीलिए हमें अपना जो स्टूडेंट्स है, अपना जो शिक्षार्थी है, अपना जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों का एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड हमें जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि हमें ऐसा एक वातावरण निर्माण करना चाहिए अपना कक्षा में ताकि बच्चे क्या करें, बच्चे इंग्लिश को या फिर जिस टारगेट लैंग्वेज को हम सिखाने के लिए गए हैं उसे सीख सकें। क्रिएट कंडीशंस फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, भाषा सीखने लायक वातावरण का निर्माण एज ए टीचर हम अपना कक्ष में जब तक नहीं बना पाएंगे, बच्चों को अपना कल्चरल वैल्यू जब तक हम नहीं दे पाएंगे, जब तक हम बच्चों को यह महसूस करवाने में व्यर्थ हो जाएंगे कि बच्चे कंफर्टेबल है, बच्चे आसानी से अपना थॉट को शेयर नहीं कर पाएंगे, बच्चे जब हिचकिचाहट महसूस करेंगे, कोई भी चीज़, कोई भी डाउट, कोई भी दुविधा बच्चों के मन में है, पर बच्चा जब तक आपसे पूछने के लिए वो हिचकिचाएगा, वो पूछने में थोड़ा वो अजीब महसूस करेगा, तब तक बच्चा पूछेगा नहीं। और जब तक बच्चा पूछेगा नहीं तब तक उसका ज्ञान, उसका अधिगम सही नहीं होगा, ठीक है। दे मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द फिजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि बच्चे अपना जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, अपना जो परिवेश है, वातावरण है, उसको लेकर के कई बार डिसीजन, सिद्धांत लेते हैं, निर्णय लेते हैं। द मटेरियल्स, और ये क्या करते हैं, टीचर्स भी क्या करते हैं, अपना जो टीचिंग मटेरियल्स है उनको लेकर के सिद्धांत लेते हैं कि हमें ऐसे ऐसे पढ़ाना चाहिए। बच्चे नहीं है, टीचर का बात है। इसके बाद देखो द सोशल इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू प्रमोट लैंग्वेज लर्निंग, तो हम क्या करेंगे, सोशल इंटीग्रेशन का भी प्रयोग करेंगे, सामाजिक तौर तरीके का भी मदद देंगे ताकि हम बच्चों को क्या कर सके, लैंग्वेज लर्निंग बढ़िया करवा सके, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार हमें किस वातावरण में हम क्या कर सकते हैं, वो हम अपना विद्यालय वाला जो वातावरण है ना, विद्यालय का जो परिवेश है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उस पर हम देख करके, उसको हम ऑब्जर्व करके डिसीजन लेंगे, चुनेंगे कि कैसे क्या हमें करना चाहिए। अर्थात अल्टीमेटली हमें ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन, ऐसा वातावरण निर्माण करना चाहिए जिसमें बच्चा भाषा सीख सके, इंग्लिश सीख सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिज़ाइन हाई क्वालिटी लेसन्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा लेसन डिज़ाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, तैयार करेंगे जिसमें बच्चा बढ़िया तरीके से भाषा को सीख सके, इंग्लिश को सीख सके,
टीचर्स प्लान मीनिंगफुल लेसन्स दैट प्रमोट लैंग्वेज लर्निंग एंड हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। हम उनको मौका देंगे जिनकी मदद से बच्चे भी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस कर पाएंगे, बच्चे भी सोचेंगे समझेंगे। कुछ इस प्रकार स्ट्रेटजीज हमें कक्षा में अप्लाई करना होगा। इसके साथ साथ दिस लेसन्स इवॉल्व फ्रॉम द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप जानते हो लेसन प्लान हम जब भी तैयार करते हैं तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को प्रमुख तौर पे हम रखते हैं, सबसे ऊपर हम रखते हैं। सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करते हैं, बाद में किस प्रकार हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, किसके बाद क्या पढ़ाएंगे, ये जो ऑर्डर है ना, इनको कुछ सीक्वेंस वाइज हम सेट करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं। तो कुछ इस प्रकार हम हाई क्वालिटी लेसन्स डिज़ाइन करेंगे जिन लेसन्स की मदद से बच्चों का इंग्लिश सीखना आसान होगा। तो हमें यह करना पड़ेगा एज ए टीचर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमें क्या बताती है, देखो, एडॉप्ट लेसन डिलीवरी एज नीडेड। मतलब कि हमने जो लेसन आज पढ़ाने का निर्णय लिया है, ठीक है, उस लेसन को किस प्रकार पढ़ाएंगे तो बच्चा समझ सकेंगे। बच्चों को किस प्रकार पढ़ाने से बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से इसे आसानी से समझ पाएंगे, सीखेंगे, ये हम टीचर होने के नाते सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे। बच्चों का रेस्पॉन्स क्या आता है, तो हम कंटिन्यूअस एक्टिविटीज़ करवाते हैं ना अपना कक्षा में जा कर के, तो हम बच्चों का बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। इसके साथ साथ बच्चे कैसा करने से, इस लेसन को कैसे हम समझाएंगे तो बच्चे बढ़िया तरीके से सीखेंगे। ये हमें बच्चों के ऊपर, बच्चों का जो बिहेवियर है, बच्चों का जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको ऑब्जर्व करके डिसीजन लेना होगा। इफ़ स्टूडेंट्स स्ट्रगल or are not challenged enough, teachers consider the possible reasons and adjust their lessons। तो क्या करेंगे बच्चे, यदि हम जो पढ़ा रहे हैं ना उसको लेकर के ज़्यादा अगर मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करेंगे बच्चे और इनको ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगेगा हमारा पढ़ाने का तरीका, तब हम क्या करेंगे, बच्चों के हिसाब से हम उसको एडजस्ट करेंगे। और बच्चे जब स्ट्रगल करेंगे तब भी हम बच्चों के हिसाब से ही अपना जो लेसन है उसको फिर से दोबारा डिज़ाइन करने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए लेसन डिलीवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों पर आधारित होना चाहिए। कैसा करने से बच्चे समझ पाएंगे आसानी से, उसको हमें ध्यान रखते हुए लेसन को डिलीवर करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, चलो प्रिंसिपल नंबर 5 ये है मॉनिटर एंड एसेस स्टूडेंट्स लैंग्वेज लर्निंग। हम क्या करेंगे एज ए टीचर, बच्चों का जो भाषा सीखने का जो गति है ना, भाषा किस प्रकार बच्चे सीख रहे हैं उसको हम मॉनिटर करेंगे, उसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे, जब तक इनका मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, हमने जो लेसन बच्चों को पढ़ाया है, समझाया है, यह कहाँ तक बच्चों ने सीखा है, उसका एसेस भी करना, उसका मूल्यांकन करना भी बहुत ज़रूरी है। चलो हम जान लेते हैं क्या यहाँ लिखा गया है। लैंग्वेज लर्नर्स लर्न एट डिफरेंट रेट्स। क्योंकि देखो, ये भाषा हो या फिर कोई भी विषय हो, उस विषय को हर एक बच्चा एक तरीके से, एक समान गति से नहीं सीखता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है और हर एक बच्चे का सीखने का जो स्पीड है, जो गति है, ये अलग अलग है। इसीलिए सो टीचर्स रेगुलरली मॉनिटर एंड असेस देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू एडवांस देयर लर्निंग एफिशिएंटली। इसीलिए एज ए टीचर, शिक्षक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअस या फिर रेगुलरली, लगातार हमें बच्चों का इम्प्रूवमेंट कहाँ तक हो रहा है, बच्चों ने कहाँ तक इस भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज को या फिर कोई लैंग्वेज को जो टारगेट लैंग्वेज है उसको सीखा है, समझा है, उसका हमें मूल्यांकन करना चाहिए। हम बार बार क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे रेगुलर बेसिस पर, और अपना मूल्यांकन करने के बाद नेक्स्ट बच्चों को क्या करवाने से सही होगा वो डिसाइड करके बच्चों से करवाएंगे, एडवांस करवाएंगे, तब जाकर के बच्चे प्रभावशाली ढंग से सीख पाएंगे। टीचर्स ऑल्सो गैदर डेटा टू मेजर स्टूडेंट लैंग्वेज ग्रोथ। इस प्रकार हम क्या करेंगे, बच्चों का भाषा विकास कहाँ तक हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके, बच्चों के साथ उसे शेयर कर सके। अब देखो लास्ट प्रिंसिपल ये क्या बताता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है एंगेज एंड कोलैबोरेट विद इन ए कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को शामिल करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे एक कम्युनिटी निर्माण करके। तो एक कम्युनिटी हम कैसे बनाएंगे, कोई बात नहीं, देखो तो ये कोलैबोरेट का मतलब क्या है, देखो हम जो शिक्षक हैं, हम और जो बाकी शिक्षा प्रेमी लोग हैं या फिर बाकी जो टीचर्स हैं उनके साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, उनके साथ कोलैबोरेट करके क्या करेंगे, बच्चों को इसमें शामिल करेंगे। और मान लो कि मेरा स्कूल में मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत ही बढ़िया हिंदी पढ़ाते हैं,
ठीक है। तो वो टीचर को हम अपना स्कूल में ला सकते हैं ताकि वो अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर सके, बढ़िया तरीके से 1-2 क्लास ले सके। और मैं अगर बहुत शानदार तरीके से इंग्लिश पढ़ा सकता हूं तो वो भी मुझे ले जाएंगे। तो इस प्रकार हम टीचर्स के बीच में भी कोलैबोरेशन करना चाहिए। टीचर्स कोलैबोरेट विद अदर्स इन द प्रोफेशन to provide the best support for their learners with respect to programming, instruction and advocacy। बच्चों को बढ़िया तरीके से हम प्रोग्रामिंग करवा सके, जो हम सिखा रहे हैं ना वो बच्चों के दिमाग में बैठ जाए, बच्चों को बढ़िया तरीके से इंस्ट्रक्शन दे सके और बच्चों का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो शानदार हो। इसीलिए हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेशंस में एंगेज कर सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति को ला करके अपना विद्यालय में, ठीक है, ऑफ टाइम में। दे ऑल्सो कंटिन्यू देयर ओन प्रोफेशनल लर्निंग। और इस प्रकार अगर करेंगे तो जो व्यक्ति आकर के हमारे स्कूल में 1-2 घंटे के लिए कोई सेशन रखेगा तो उसका भी जो लर्निंग है वो भी एनहेंस होता रहेगा। इसके साथ साथ हमारे बच्चे भी एक्सपीरियंस गैदर करेंगे। तो ये कार्य भी हम करवा सकते हैं। हम एक ऐसा कम्युनिटी का निर्माण कर सकते हैं जिसमें कुछ इस प्रकार कोलैबोरेशन की मदद से एक दूसरे को हम पढ़ा सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये जो कम्युनिटी का बात यही कह रहा है कि हम जो शिक्षित लोग हैं हम मिल करके कुछ इस प्रकार 6-7 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं और हम बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 में अगर आप शानदार स्कोर करना चाहते हैं बिना कुछ मुशक्क़त करते हुए तो आपके लिए सहज गुरु एप्लीकेशन लाया है बहुत ही शानदार पेपर 1 एंड पेपर 2 का कोर्स, जिनको महज 599 रुपीज़ स्पेंड करके आप परचेज़ कर सकते हैं। इन कोर्सेस में आपको मिलेगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, PDF नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स आदि। तो देर किस बात का, जाइए और वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक से अभी इंस्टॉल कीजिए सहज गुरु एप्लीकेशन। सबसे पहले हम जब भी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने की बात करते हैं या फिर कोई दूसरा लैंग्वेज तो पढ़ाने की बात करते हैं तो उनमें से टीचर्स द्वारा ज़्यादातर 3 पद्धतियों को अपनाया जाता है या फिर 3 टर्म्स को ज़्यादातर टीचर इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है यह है अप्रोच। तो अप्रोच का मतलब क्या है? एन अप्रोच इज़ एक्सियोमेटिक। तो अप्रोच क्या होता है? एक विधि होता है, पद्धति होता है। मेथड भी वही है और टेक्निक भी वही है, लेकिन थोड़ा इनमें फ़र्क है। तो अप्रोच क्या करता है, देखो, एन अप्रोच डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट। जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया जाएगा उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उसको दर्शाता है अप्रोच। इट स्टेट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, a philosophy, an article of faith and something which one believes। तो अप्रोच क्या करता है? एक दृष्टिकोण को दर्शाता है, एक दर्शन को, फिलोसॉफी को दर्शाता है, इसके साथ साथ एक आर्टिकल विश्वास का उसे दर्शाता है, जिसे विश्वास किया जाता है, माना जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म है मैथड। अ मैथड इज़ एन ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। तो एक लैंग्वेज मटेरियल को किस प्रकार प्रेजेंट किया जाएगा बच्चों में, किस प्रकार इसको दर्शाया जाएगा बच्चों में, उसका परिकल्पना मेथड दर्शाता है। नो पार्ट ऑफ विच कॉन्ट्राडिक्ट्स एंड ऑल ऑफ विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन सिलेक्टेड अप्रोच। और यहाँ जो भी इस्तेमाल किया जाता है पद्धति, विधि, इन सब एक पर्टिकुलर अप्रोच के तहत ही किया जाता है। Thus an approach describes what to teach। तो हम ये कह सकते हैं एक अप्रोच क्या पढ़ाया जाएगा इसे दर्शाता है। एंड अ मैथड describes how to teach। और एक पद्धति, एक मैथड ये समझाता है, ये दर्शाता है कि कैसे उस जो पढ़ाने वाला चीज़ है यानी कि what to teach है, इसको कैसे पढ़ाया जाएगा, how to teach। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अप्रोच हमें बताता है हमें क्या पढ़ाना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर क्या है, और मेथड हमें बताता है कि कैसे पढ़ाना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टेक्निक। तो टेक्निक और मेथड लगभग सेम है, लेकिन फिर भी थोड़ा हम इसको जान लेते हैं। ए टेक्निक इज़ दैट विच एक्चुअली टेक्स प्लेस इन ए क्लासरूम। तो क्लासरूम सिचुएशन पर जा कर के टीचर जिसे अप्लाई करता है ना, उसे कहा जाता है टेक्निक। इट इज़ ए पार्टिकुलर ट्रिक और स्ट्रेटेजी। ये एक निर्दिष्ट ट्रिक होता है या फिर स्ट्रेटेजी होता है, विधि होता है, विच इज़ यूज टू अचीव एन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, जिसे प्रयोग किया जाता है एक इमीडिएट या फिर एक जल्द से जल्द प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को पाने के लिए। तो हमें आशा है
आपको अप्रोच, मेथड्स एंड टेक्निक्स के बारे में जानकारी मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स। तो यहाँ जो टीचिंग मेथड्स है इन्हें हमने ब्रॉडली 2 भागों में बांटा है। जो पहला भाग है ये है ओल्ड मेथड्स। ओल्ड मेथड्स में हमने 2 पद्धतियों को लिया है। ये 2 पद्धति या फिर विधि क्या क्या है, एक है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और दूसरा है डायरेक्ट मेथड। ये दोनों ही विधियाँ, दोनों ही पद्धति बहुत पुरानी है, इसीलिए इनको हमने ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश में रखा है। और दूसरा जो पद्धति है इसका नाम है न्यू मेथड्स। न्यू मेथड्स में हम कुल 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इसके बाद वाला मेथड है सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड एंड द लास्ट वन इज बाइलिंगुअल मेथड। इसके अलावा भी और कुछ अप्रोचेस हम डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे GTM यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है? देखो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ओल्डेस्ट मेथड है इंग्लिश टीचिंग करने के लिए हमारे देश में। तो याद रखिएगा ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है अगर पूछा जाए तो इसका जवाब होगा GTM बोले तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथड। याद रखिएगा ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसे क्लासिकल मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग या फिर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग कहा जाता है। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, कैसे विधि है इसका। इंग्लिश इज टॉट थ्रू मदर टंग। देखो इसमें क्या किया जाता है ना, इंग्लिश को मातृभाषा में अनुवाद कर करके पढ़ाया जाता है। याद रखिएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो भी पढ़ाया जाएगा, यानी कि इंग्लिश को पढ़ाने की बात यहाँ हो रही है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इंग्लिश को मातृभाषा अप्लाई करके पढ़ाया जाएगा। याद रखिएगा ये सबसे बड़ी बात है, पहली बात है। दूसरा है देखो इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स इज प्रोवाइडेड। और इस मेथड में इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन यानी कि ग्रामेटिकल रूल, ग्रामर की जो विधियाँ है उनका विस्तार से वर्णन किया जाता है। याद रखिएगा। इसके बाद देखो ट्रांसलेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, हर एक शब्द का, हर एक वाक्य का, हर एक वाक्यांश का मातृभाषा में इस विधि में यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में अनुवाद किया जाता है। और इस विधि के अंतर्गत ये विश्वास किया जाता है, ये माना जाता है कि मातृभाषा से अगर हम इंग्लिश को अनुवाद करके पढ़ाएंगे तब बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। मच अटेंशन इज पेड टू रीडिंग एंड राइटिंग ओनली। और याद रखिएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सबसे ज़्यादा अटेंशन, सबसे ज़्यादा ध्यान पढ़ाई करने में, पढ़ाने में, रीडिंग में और राइटिंग में, लेखन में दिया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिम फ्रॉम नोन टू अननोन। और इसका जो मैक्सिम है यानी कि टीचिंग मैक्सिम्स हम कुछ पढ़ते हैं, तो इसका जो टीचिंग मैक्सिम पर बेस है यह है जानकारी वाला चीज़ से लेकर के हम धीरे धीरे क्या करेंगे, किसकी ओर आगे बढ़ेंगे, जिसे हम जानते नहीं हैं। पहले नोन को पढ़ाएंगे, बाद में हम क्या पढ़ाएंगे, अननोन को पढ़ाएंगे। तो ये टीचिंग मैक्सिम को अप्लाई किया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। इसके बाद में देखो टीचिंग यूनिट इज वर्ड। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो सबसे छोटी टीचिंग इकाई है ये है वर्ड। याद रखिएगा यानी शब्द। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इस पद्धति का, इस मेथड का कुछ एडवांटेजेस या फिर कुछ मेरिट्स के बारे में जानेंगे। तो इंग्लिश फ्रेजियोलॉजी इज इजीली एक्सप्लेन, अंडरस्टूड एंड एसिमिलेटेड। ये माना जाता है कि यहाँ मातृभाषा से अनुवाद किया जाता है, मातृभाषा के माध्यम से अनुवाद करके हर एक शब्द को समझाया जाता है। तो इसीलिए जो बच्चे हैं ये आसानी से इंग्लिश का जो टर्म्स है, जो वर्ड्स है, इनको समझ जाते हैं। नेक्स्ट है इट मेक्स यूज़ ऑफ चाइल्ड्स नॉलेज ऑफ हिज और हर मदर टंग। क्योंकि यहाँ हर एक शब्द को, इंग्लिश का जो शब्द है उसे बांग्ला में या फिर बच्चों का जो मातृभाषा है उसमें ट्रांसलेट करके समझाया जाएगा। और इसके चलते बच्चों का जो मातृभाषा है ना उस पर भी ज्ञान वर्धित होगा, ये माना जाता है। इट सेव्स टीचर्स लेबर एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ द मदर टंग। यहाँ टीचर को उतना मुशक्क़त करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बच्चों का जो मातृभाषा है उसको यूज़ करके यहाँ टीचर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स कन्वीनियंटली। और ये विधि जो है ये बहुत ही कारगर साबित होती है जिस कक्षाओं में बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं। इन कक्षाओं में अगर पढ़ाने की बात हो तो इस मेथड को यूज़ करके आसानी से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। सिंपल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आर यूज्ड इन दिस मेथड। और ये जो विधि है, ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग है, इसमें
आसान से यूज़ किए जाने वाला TLMs का प्रयोग होता है, तो ये भी एक सुविधा है। इसके बाद वाला पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड एक्सप्रेशंस कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड। यहाँ जो विमूर्त धारणा है या फिर एक्सप्रेशन है, इनको बहुत आसानी से मातृभाषा के माध्यम से समझाया जा सकता है। इसके बाद वाला पॉइंट है इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी स्टेज। जो प्राइमरी स्टेज का बच्चे हैं, इनके लिए ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बहुत ही कारगर साबित होता है, क्योंकि मातृभाषा से ये बच्चे बहुत आसानी से चीज़ों को समझ जाते हैं, सीख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे हर एक विधि का, हर एक मेथड का कुछ उपकारिता है, कुछ मेरिट्स है, ऑन द अदर हैंड हर एक विधि का कुछ ना कुछ डिमेरिट्स या फिर लिमिटेशंस तो होती है। तो एक एक करके हम कुछ लिमिटेशंस जान लेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। सबसे पहला लिमिटेशन है नो फोकस ऑन स्पीकिंग, इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। यहाँ स्पीकिंग पर फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ पढ़ाई पर और लिखाई पर फोकस किया जाता है। इंटोनेशन, किस साउंड को ज़ोर से बोलना है, कहाँ स्ट्रेस लगाना है, कहाँ सही उच्चारण करना है, कैसे किस शब्द को बोलना है, ये सिखाया नहीं जाता इस मेथड में। तो ये सबसे पहला डिमेरिट है इस मेथड का। इसके बाद देखो इट स्टार्ट्स विद टीचिंग ऑफ रीडिंग। ये रीडिंग को स्टार्ट करता है, यानी कि इस प्रोसेस में सबसे पहला कार्य जो किया जाता है लैंग्वेज का, वो कौशल है रीडिंग। लेकिन रीडिंग क्या है? सबसे पहला है लिसनिंग, इसके बाद है बाकी वाला सब LSRW आप जानते हो, स्पीकिंग, इसके बाद है रीडिंग राइटिंग। तो पहला रीडिंग से स्टार्ट करते हैं, जो कि अननेचुरल मेथड है, क्योंकि हम कोई भी भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहला हम लिसनिंग करते हैं, श्रवण करते हैं, इसके बाद में कथन करते हैं, बोल चाल करते हैं, इसके बाद में पढ़ते हैं, इसके बाद फिर हम लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ सबसे पहले फोकस किया जाता है रीडिंग पर। दैट्स वाई वी कैन से दैट इट्स एन अननेचुरल मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है लिटरल ट्रांसलेशन रूइंस द सेंस एंड ब्यूटी ऑफ ए सेंटेंस। एक जो इंग्लिश भाषा का जो सेंटेंस है, उसको जब हम क्या करते हैं, बांग्ला भाषा, असमिया भाषा, हिंदी भाषा, मणिपुरी भाषा में अनुवाद करके समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों को, तब क्या करता है, उस इंग्लिश जो पैराग्राफ है, उस इंग्लिश जो सेंस है ना, एक पैराग्राफ का, एक स्टोरी का, उसको, उसका जो ब्यूटी है, उसका जो सौंदर्य है, उसे विनाश कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट कांट एक्सप्लेन एंड ट्रांसलेट एवरीथिंग। हम हर एक शब्द को और हर एक जो पैराग्राफ का मीनिंग है उसको नहीं अनुवाद कर सकते, ठीक है। प्रॉपरली इंग्लिश में जिस प्रकार लिखा हुआ है उसको अगर हम चाहेंगे हूबहू वैसा ही करें तो वो कहीं ना कहीं टेस्ट जो है वो खो जाता है। बिल्कुल सही कथन है, सही बात है। इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर हेटेरोजेनियस क्लासेस, यानी कि जिन कक्षाओं में अलग अलग उम्र के बच्चे होते हैं, जिसे हम मल्टीग्रेड टीचिंग कहते हैं। यानी कि आप एक प्राइमरी टीचर हो और आप अकेले हो अपना स्कूल में, तो आपको क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक पढ़ाना पड़ता है। और सब क्लास को, हमारे आसाम का अगर विद्यालयों को आप देखेंगे तो प्राइमरी स्कूल्स में सिर्फ एक एक बिल्डिंग हुआ करती हैं, तो एक बिल्डिंग में कोई पार्टीशंस भी नहीं होती है। एक साथ बिठा करके आप जब पढ़ाओगे ना, तो इस विधि का प्रयोग करके नहीं पढ़ा सकते। यानी कि होमोजेनियस क्लासेस के लिए ये तो ठीक है, मान लो आप एक साथ क्लास 5 को पढ़ा रहे हो बिठा करके कोई क्लासरूम में, तो वो आपके लिए कारगर साबित होगा। लेकिन जब आप एक क्लासरूम में ढेर सारे क्लासेस, जैसे कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के बच्चों को बिठा कर पढ़ाओगे तो ये सुइटेबल नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है इट्स लेस मोर एम्फेसिस ऑन मेमोराइजिंग रूल्स एंड वर्ड मीनिंग्स। और ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या करता है, इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्रेमिंग करने पर, रटने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, शब्द का अर्थ रटने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और जो ग्रामर के नियम हैं, विधि है, उनको रटने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये भी एक इसका डिमेरिट है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो लास्ट वाला पॉइंट है, यह है ये विधि एक टीचर सेंट्रिक मेथड है। और आप जानते हो आजकल अगर आपको क्लासरूम में बढ़िया से पढ़ाना है, शिक्षक बनना है, तो आपको टीचर सेंट्रिक मेथड अप्लाई नहीं करना है, आपको करना है चाइल्ड सेंट्रिक मेथड। तो ये कुछ लिमिटेशंस हमने डिस्कस किया। इसके बाद चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे और एक इम्पोर्टेंट मेथड के बारे में। तो नेक्स्ट जो विधि है वो है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो ये डायरेक्ट मेथड क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। The direct method of teaching English is the method in which English is taught without the use of learner's mother tongue or native language, translation and formal grammar. तो डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश भाषा को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। यहाँ
मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता शिक्षार्थियों का, इसके साथ साथ जो उस इलाके का रीजनल लैंग्वेज है या फिर नेटिव लैंग्वेज है उसका भी प्रयोग नहीं किया जाता। कोई अनुवाद का कार्य डायरेक्ट मेथड में नहीं होता है। अगर इंग्लिश भाषा का क्लास है तो सिर्फ इंग्लिश में ही सारा का सारा कार्य किया जाएगा, क्लासरूम एक्टिविटीज़ कंडक्ट किया जाएगा। अगर जापानीज़ लैंग्वेज का क्लास है तो उस क्लास में सिर्फ और सिर्फ जापानीज़ भाषा प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार जब पढ़ाया जाता है ना, उस पद्धति को, उस मेथड को डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग कहा जाता है। और यहाँ जो फॉर्मल ग्रामर पर भी फोकस नहीं किया जाता, ग्रामेटिकल रूल्स भी एक एक करके समझाया नहीं जाता है। यहाँ डायरेक्ट पढ़ाया जाता है, इंग्लिश को इंग्लिश में, हिंदी को हिंदी में, जापानीज़ को जापानीज़ में, कुछ इस प्रकार। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका कुछ पॉइंट और हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। सबसे पहला है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेचुरल और रिफॉर्म्ड मैथड और मादर्स मैथड। तो इसे ना नेचुरल मेथड कहा जाता है या फिर रिफॉर्म्ड मेथड भी कहा जाता है या फिर मादर्स मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के अनुसार, इस मेथड के अनुसार जिस भाषा को पढ़ाने जाओगे, जो टारगेट लैंग्वेज होगा, उसी टारगेट लैंग्वेज में सारा का सारा कार्य आप करोगे। इट वॉज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। याद रखिएगा, ये जो डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ है, फ्रांस में हुआ है। इट्स प्रिंसिपल वॉज टेकन फ्रॉम जर्मनी, और इसका जो पद्धति है ये जर्मनी से लिया गया है। इट इवॉल्व्ड एज रिएक्शन अगेंस्ट द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और याद रखिएगा, ये जो डायरेक्ट मेथड है ये GTM यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन के, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के खिलाफ एक रिएक्शन के तौर पे डेवलप किया गया है। याद रखिएगा, अटेंशन इज पेड टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग। और इस विधि में सबसे ज़्यादा ध्यान स्पीकिंग पर और लिसनिंग पर दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड हमने पढ़ा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है, सबसे ज़्यादा ध्यान राइटिंग पर दिया जाता है और किस पर, रीडिंग पर दिया जाता है। याद रखिएगा, ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, यानी कि उदाहरण दे दे करके ग्रामर को पढ़ाया जाता है, ग्रामर को अलग करके नहीं पढ़ाया जाता। वर्ड मीनिंग इज टॉट बाय शोइंग पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। और इंग्लिश जो शब्द है, इन शब्दों को पिक्चर्स के माध्यम से, ऑब्जेक्ट्स यानी कि अलग अलग चीज़ों को दिखा करके या फिर डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है, उनको अनुवाद नहीं किया जाता। याद रखिएगा, मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज इज़ नॉट यूज्ड। और इस विधि में कक्षा में आप मातृभाषा का, रीजनल भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। इट फॉलोज द मैक्सिम्स फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और ये विधि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाला जो पद्धति है, यानी कि पहले हम सिंपल चीज़ों को पढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीज़ों की ओर आगे बढ़ेंगे। और कॉन्क्रीट यानी कि पहले मूर्त चीज़ों को पढ़ाएंगे, इसके बाद विमूर्त चीज़ों को पढ़ाएंगे। मूर्त यानी कि जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। विमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जैसे कि थिंकिंग, जैसे कि दुख सुख, ये सब जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन छू करके देख नहीं सकते हैं। ठीक है, टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले हम कॉन्क्रीट चीज़ों से शुरू करेंगे, धीरे धीरे बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें समझाएंगे। और यहाँ डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग में टीचिंग यूनिट है सेंटेंस। याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ हम इस पद्धति का मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस जानेंगे। देखो, ये पद्धति स्पीकिंग पर ज़्यादा बल देती है, तो ये एक नेचुरल वे ऑफ लर्निंग है, क्योंकि इंग्लिश को इंग्लिश में ही यहाँ समझाया जाएगा। और इस प्रकार जब किया जाता है तो बच्चे आसानी से इंग्लिश को सीख लेते हैं। इट फैसिलिटेट्स लर्निंग ऑफ इंग्लिश, और इसी के चलते ये इंग्लिश लर्निंग को और ज़्यादा तवज्जो देता है और ज़्यादा प्रभावी ढंग से करवाने का मदद करता है। इट डेवलप्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ क्या होता है ना, टीचर भी जा कर के इंग्लिश में ही सारा का सारा बातें शेयर करता है। जो भी पूछना है सवाल वो इंग्लिश में पूछे जाते हैं। जो भी बच्चे पूछने का प्रयास करते हैं, समझना है, उनको जानना है, तो वो भी कहीं ना कहीं वो टूटा फूटा इंग्लिश से पूछने का प्रयास करते हैं। एक इंग्लिश का माहौल बना दिया जाता है और इसी के चलते इंग्लिश फ्लुएंसी बच्चों में विकसित हो जाती है। इट इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन, और इस प्रकार ये उच्चारण विधि को भी बढ़िया
बढ़िया बना देता है, क्योंकि हर एक शब्द को बच्चा इंग्लिश में बोलने का प्रयास करेगा और जब बच्चा उल्टा पुल्टा उच्चारण करेगा तो टीचर उसको ठीक करके देने का भी चांस पा जाते हैं। तो ये एक बेहतरीन इसका फ़ायदा है। इसके बाद वाला देखो पॉइंट, इट डेवलप्स हायर मेंटल फंक्शंस लाइक एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस एज इट इन्वॉल्व्स मोर एक्टिविटीज़। क्योंकि यहाँ ज़्यादा एक्टिविटीज़ शामिल है, इसीलिए ये पद्धति बच्चों के दिमाग में एप्लीकेशन यानी कि कहाँ के शब्द को हमें प्रयोग करना है, कहाँ के शब्द को प्रयोग नहीं करना है, एनालिसिस कैसे करना है, इसके बाद संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस कैसे करना है, इस प्रकार के कार्य में इस प्रकार के जो हाई ऑर्डर थिंकिंग है इन पर भी बल दिया जाता है, इन पर भी प्रेशर दिया जाता है। तो बच्चा इन सारे स्किल्स को अपना लेता है धीरे धीरे। तो ये कुछ मेरिट्स हमने डिस्कस किया डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश का। अब आगे हम कुछ इस विधि का डिमेरिट्स भी जानेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है जिस प्रकार एक एक मेथड्स का फ़ायदा है उस प्रकार एक एक मेथड्स का नुकसान भी है। और याद रखिएगा यहाँ हम जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे समझेंगे, हालांकि इन मेथड्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही पेपर्स में, लेकिन टीचर्स ओन मेथड को हमेशा बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग कहा गया है। आपको किस प्रकार अपना क्लास को कंडक्ट करना है, किस विधि की अप्लाई करके आपको पढ़ाना है, वो बच्चों के अनुसार बच्चों का क्षमता के अनुसार आपको करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे हम जानेंगे कुछ लिमिटेशंस के बारे में। तो लिमिटेशंस क्या है, चलो हम आगे एक एक करके। तो लिमिटेशंस में सबसे पहला है इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबरियस। तो इस विधि को टाइम कंज्यूमिंग माना गया है और इस विधि में बहुत मेहनत शामिल है, ये माना जाता है, क्योंकि यहाँ टीचर को भी बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार होना पड़ता है। क्योंकि अक्सर जब हमारे भारतवर्ष की बात आती है तो यहाँ के जो हमारे टीचर्स हैं उनका मदर टंग तो इंग्लिश नहीं होता है, तो इसीलिए पहले से उनको रेडी होना पड़ता है। इसीलिए ये ज़्यादा समय लेने वाला विधि और ज़्यादा परिश्रम इसमें शामिल है, ये माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर्स विद गुड कमांड ओवर इंग्लिश आर रिक्वायर्ड। और इस विधि को अगर हमें फ्रूटफुल तरीके से अप्लाई करना है तो जिन शिक्षकों का इंग्लिश पर बहुत ही अच्छी पकड़ है वही शिक्षक बढ़िया तरीके का कार्य कर सकते हैं, यानी कि जिनका कमांड बहुत बढ़िया है इंग्लिश में वही इस विधि को बढ़िया चला सकते हैं, बढ़िया अप्लाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ एक्सपेंसिव एज इट यूजेस ऑडियो विजुअल एड्स। इस विधि में ऑडियो विजुअल एड्स का बहुत आवश्यकता है, इसीलिए ये एक एक्सपेंसिव यानी कि खर्चीला पद्धति है। इसमें अगर हम ग्लोब को दिखाना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे हाथ के सामने रहना चाहिए। हम अगर कोई एक ऐसा शब्द जैसे कि हैप्पी को दिखाना चाहते हैं तो हैप्पी वाला एक पिक्चर होना चाहिए। सोरो अगर हम समझाना चाहते हैं, दुख को अगर हम समझाना चाहते हैं तो दुख वाला कुछ पिक्चर हमारे हाथ में होना चाहिए, तभी जा कर के हम उस पिक्चर को दिखा करके बच्चों को समझा सकते हैं कि दिस इज़ द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सैडनेस। नेक्स्ट पॉइंट है इट इग्नोर्स ट्रांसलेशन कम्प्लीटली। और इस विधि का और एक कमी है या फिर कमी है जो कि है ये ट्रांसलेशन को बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। और ट्रांसलेशन कई बार बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कठिन विषय है उसको हम ट्रांसलेट करके बहुत आसान बना करके बच्चों को समझा सकते हैं सीधी तरीके से आसानी से, लेकिन यहाँ तो वो कार्य नहीं होगा, इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल होता है कई बार। इसके बाद देखो इट इज़ सुइटेबल फॉर लिंग्विस्टिक माइंडेड स्टूडेंट्स ओनली। और ये विधि जिनका भाषा ज्ञान बहुत बढ़िया है, जो भाषाओं को बढ़िया तरीके से जल्दी जल्दी सीख सकते हैं ना, उन्हीं बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। हालांकि ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस में बहुत बढ़िया है, मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया है, लेकिन उनका लिंग्विस्टिक स्किल कमज़ोर है, यानी कि वो भाषा को बहुत आसानी से सीख नहीं सकते, तो उनके लिए ये विधि थोड़ा तकलीफदेह अवश्य ही है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग एस्पेक्ट। और इस विधि में सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है लिसनिंग और स्पीकिंग पर। इसीलिए जो एक भाषा को परफेक्टली सीखने के लिए 4 कौशल है, उनमें से यहाँ लिसनिंग यानी कि श्रवण और स्पीकिंग यानी कि कथन पर कोई बल नहीं दिया जाता। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है पढ़ाई के ऊपर और लिखाई के ऊपर। ठीक है, तो ये था इस विधि का कुछ डिमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस। अब आगे हम नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड को लेकर के डिस्कस करेंगे। चलो जान लेते हैं व्हाट इज़ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो इस मेथड का और कुछ नाम है। इस मेथड को रीडिंग मेथड नाम से भी जाना जाता है, या फिर इस मेथड को न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश नाम से भी जाना जाता है,
और एक नाम इसका है जो कि है टेक्स्ट बुक मेथड। तो ये 3 नाम डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड का है, याद रखिएगा। और इस मेथड को डेवलप किया था या फिर डिवाइस किया था डॉक्टर माइकल वेस्ट ने, और इसी कारण के चलते इस मेथड का नाम वेस्ट न्यू मेथड है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर वेस्ट का मेथड को डॉक्टर माइकल वेस्ट ने डिज़ाइन किया था। इट वॉज डेवलप्ड अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड, और इस विधि को डायरेक्ट मेथड के विपक्ष में ही बनाया गया था, डेवलप किया गया था। इट गिव्स प्रायोरिटी टू रीडिंग विथ सिलेक्टेड वोकेबुलरी। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, कुछ वोकेबुलरी यानी कि कुछ शब्दों को सिलेक्ट किया जाता है और इनको पढ़ने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा बल दिया जाता है। इट फेवर्स जुडिशियस यूज़ ऑफ मदर टंग। इस मेथड में मदर टंग बिल्कुल माना नहीं किया गया है प्रयोग करना क्लास में। इस मेथड के तहत मदर टंग को, मातृभाषा को उपयुक्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हमें जहाँ प्रयोजन है, जहाँ लगता है मातृभाषा, वहाँ हम लगाएंगे। कुछ इस प्रकार जुडिशियस यूज़ के बारे में बात किया गया है। यानी कि हमने ये समझा कि डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है इसमें मदर टंग यूज़ होता है, लेकिन इस मदर टंग का जुडिशियस यूज़ होता है, याद रखिएगा। It lays more emphasis on developing silent reading and less emphasis on loud or oral reading। तो इस पद्धति के तहत ज़्यादा बल दिया जाता है किस पर, साइलेंट रीडिंग पर। यानी कि हम जिस प्रकार पेपर पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कुछ मुंह से उच्चारण ना करते हुए, इस पर ज़्यादा बल दिया जाता है और मुंह से बोल बोल के पढ़ने में ज़्यादा बल नहीं दिया जाता। अभी मैं जिस प्रकार बात कर रहा हूँ और इसी प्रकार जब मैं पढ़ने लगूँगा तो ये बोल बोल के पढ़ना है, लाउड रीडिंग है। आगे बढ़ते हैं। हमें आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम जानेंगे इस मेथड का कुछ एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स के बारे में। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग, क्योंकि यहाँ क्या किया जाता है, कुछ शब्दों को, कुछ सेंटेंसेस को पकड़ा जाता है, टीचर मानते हैं, उनको लेते हैं और उन्हीं को बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार करने से ना बच्चे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट रीडिंग सीख जाते हैं, क्योंकि बच्चों को बार बार पढ़ाया जाता है। कभी कभार जहाँ आवश्यकता हो वहाँ मातृभाषा का भी प्रयोग होता है और साइलेंट रीडिंग पर ज़्यादा बल दिया जाता है, और इसी के चलते इंडिपेंडेंट रीडिंग अर्थात स्वाध्याय बच्चों का विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट एनहेंसेस और एनरिचेस वोकेबुलरी एज न्यू वर्ड्स आर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड। और इस विधि के अनुसार क्या किया जाता है, नए नए शब्दों को बार बार रिपीट किया जाता है, और इसी के चलते बच्चों का जो वोकेबुलरी है ये बहुत शानदार होता है, डेवलप होता है। ये डेवलप्स टेस्ट फॉर अदर बुक्स। यहाँ क्या किया जाता है, साइलेंट रीडिंग पर फोकस किया जाता है ना, इसीलिए ये साइलेंट रीडिंग क्या करता है, दूसरा किताबों को पढ़ने पर भी बच्चों को इंटरेस्ट यानी रुचि पैदा करने में मददगार साबित होता है। इसके बाद देखो, जुडिशियस यूज़ ऑफ मदर टंग मेक्स द डिफ़िकल्ट टास्क ईजी, ताकि यहाँ मातृभाषा का प्रयोग करना बिल्कुल अलाउड है। तो जहाँ प्रयोजन है, आवश्यकता अनुसार मातृभाषा प्रयोग करने से जो कठिन विषय है उसको हम आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डेवलप्स कम्प्रिहेंशन एंड सेल्फ एक्टिविटी। और ये पद्धति क्या करता है, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग क्षमता विकसित करने में मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ खुद का कार्य खुद करने में भी ये बच्चों को प्रोत्साहन देता है। अब आगे हम जानेंगे इस पद्धति का कुछ डिमेरिट्स या फिर लिमिटेशंस। सबसे पहला लिमिटेशन है, इट लेज नो एम्फेसिस ऑन थियोरिटिकल ग्रामर। ये पद्धति ग्रामर को बिल्कुल इग्नोर करती है, यानी कि इस पद्धति के तहत थियोरिटिकल ग्रामर का जो थ्योरी है, टेंस का, वॉइस का, नरेशन का, इन पर कोई फोकस नहीं किया जाता। तो ये एक इस पद्धति का डिमेरिट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इग्नोर्स द अदर 3 स्किल्स। तो यहाँ बाकी जो 3 कौशल हैं भाषा अधिगम करने का, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, इन पर बिल्कुल फोकस नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है रीडिंग पर। इट इज़ अनसाइकोलॉजिकल बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ रीडिंग। ये मनोविज्ञान के दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये साइकोलॉजिकली सही नहीं है, फिट नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग से ही स्टार्ट होता है। जबकि हम कोई भी भाषा को सीखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, श्रवण से, लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अब आगे हम नेक्स्ट
मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट विधि का नाम है सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। तो अब चलिए हम जान लेते हैं व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड डेवलप किया गया था H.E. पाल्मर द्वारा। तो इनका नाम आपको याद रखना है। किसने सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड का डेवलप किया है? H.E. पाल्मर ने, याद रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड का और एक नाम है टेबल मेथड। तो टेबल मेथड भी अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पाते हो तो याद रखिएगा ये सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड का ही और एक नाम है। इट वॉज डिवाइज्ड टू सप्लीमेंट द डायरेक्ट मेथड। और इस पद्धति को डिज़ाइन किया गया था यानी विकसित किया गया था डायरेक्ट मेथड को सप्लीमेंट करने के लिए और थोड़ा बूस्ट करने के लिए। यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस। तो सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड में पढ़ाने का जो सबसे छोटा इकाई है वो है वाक्य यानी कि सेंटेंस। In this method, words of one sentence is substituted by other words. इस पद्धति के तहत एक वाक्य का कुछ शब्दों को और शब्दों से सब्स्टिट्यूट किया जाता है और कुछ वैकल्पिक शब्दों से सब्स्टिट्यूट किया जाता है, बदला जाता है। इन दिस मैथड ए मॉडल सेंटेंस इज चोजन। तो इस पद्धति में एक मॉडल सेंटेंस जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, कुछ इस प्रकार एक मॉडल सेंटेंस को टीचर द्वारा सिलेक्ट किया जाता है एंड देन इट्स वर्ड्स आर सब्स्टिट्यूटेड। और इसके बाद इसकी कुछ शब्दों को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, वैकल्पिक शब्दों को यूज़ किया जाता है। तो कैसे यूज़ किया जाता है, चलो आगे हम वो भी देख लेते हैं। तो इसका प्रोसीजर को हम जानेंगे सबसे पहले। तो सपोज़ हम बच्चों को स्मार्ट जो शब्द है ना इसे समझाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग का बड़ा शौक़ है स्मार्ट बनने का। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि भाई चलो जितना छोटा कपड़ा पहना जाए उतना ज़्यादा स्मार्ट दिखा जाएगा, जो कि बिल्कुल एक गलत फहमी है, मूर्खता से अलावा और कुछ नहीं है। तो मॉडल सेंटेंस कैन बी फ्रेम्ड बाय द टीचर। तो इस पद्धति को जब हम अप्लाई करेंगे एज अ टीचर, देन वी हैव टू फ्रेम अ मॉडल सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें एक मॉडल सेंटेंस बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ हमने एग्जांपल दिया है, शी इज़ ए स्मार्ट गर्ल। तो ये एक मॉडल सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे, जो शी शब्द है ना, इस शी शब्द को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि रीता इज़ ए स्मार्ट गर्ल। ये देखो शी के स्थान पर अब क्या यूज़ किया जा रहा है, रीता यूज़ किया जा रहा है। तो शी को यहाँ ये जो सी के स्थान पर रीता यूज़ किया गया, ये क्या है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, बार बार बदलता रहता है। और स्मार्ट जो शब्द है ना, शिमा इज़ ए स्मार्ट गर्ल, ये शब्द में फिर रीता को चेंज किया गया, तो ये वेरिएबल है। और स्मार्ट शब्द हर एक सेंटेंस में आपको मिलेगा। तो स्मार्ट को क्या कहेंगे, स्मार्ट को कहेंगे कांस्टेंट। जिस शब्द को हम बार बार यूज़ करेंगे, यानी कि हर एक सेंटेंस में जिस शब्द को हम यूज़ करेंगे वो होगा कांस्टेंट। और जिन शब्दों को हम चेंज कर करके सब्स्टिट्यूट कर करके बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे, वो शब्द को कहा जाता है वेरिएबल्स, याद रखिएगा। इसके बाद थर्ड सेंटेंस में देखो, गीता इज़ ए स्मार्ट गर्ल, यहाँ शिमा को फिर सब्स्टिट्यूट किया गया गीता से। इसके बाद नीता इज़ ए स्मार्ट गर्ल, यहाँ गीता के स्थान पर नीता यूज़ किया गया है। ठीक है, तो हमें आशा है प्रोसीजर बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम जानते हैं इस विधि का कुछ एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स। तो सबसे पहला मेरिट्स है, इट इम्प्रूव्स क्रिएटिव थिंकिंग इन ऑफ प्यूपिल्स या फिर इन प्यूपिल्स। तो ये बच्चों के बीच में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग सेंटेंसेस हम बड़ा अट्रैक्टिव तरीके से आसान जो वाक्य हैं उनको लिखते हैं। इसीलिए इट एंश्योर्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पीच हैबिट, क्योंकि यहाँ बार बार हम क्या करते हैं, सेंटेंस को दोहराते हैं, रिपीट करते रहते हैं, और इसी के चलते बच्चों के बीच में स्पीच हैबिट, किस प्रकार बात करेंगे सुंदर करके, वो आदत विकसित होता है बच्चों के बीच में। स्टूडेंट्स लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यहाँ बार बार टीचर बोलते हैं, दोहराते हैं, शब्दों को रिपीट करते हैं, तो बच्चों का जो उच्चारण शैली है ये विकसित होता है, ये सटीक होता है। आर्टिकुलेशन, टीचर किस प्रकार शब्द को उच्चारण
कर रहे हैं ना, उसका आर्टिकुलेशन बच्चे कॉपी कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, और बाद में इंटोनेशन कहाँ जोर देना है कहाँ नहीं देना है, एक सेंटेंस को यहाँ पढ़ाया जाता है, और फ्लुएंसी भी बच्चों का बढ़िया हो जाता है, क्योंकि बच्चे जब बार बार सर के साथ टीचर के साथ बोलते हैं, ओरल ड्रिल करते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों का उच्चारण, बच्चों का इंटोनेशन, बच्चों का फ्लुएंसी बढ़ता है। इट प्रोवाइड्स कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस, ये कंट्रोल्ड, ये नियंत्रित भाषा अभ्यास को तवज्जो देता है, क्योंकि यहाँ कोई डेडिकेटेड कोई सिलेक्टेड सेंटेंस ही टीचर पढ़ाएंगे क्लास में, तो क्या होता है, ये कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस के तहत होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, इट इज़ ए नेचुरल वे ऑफ लर्निंग एज द मदर टंग इज़ यूज्ड फ्रीक्वेंटली, क्योंकि यहाँ भी मातृभाषा का प्रयोग होता है। टीचर सेंटेंस का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग करके समझा देते हैं, तो इसीलिए ये पद्धति ज़्यादा नेचुरल, ज़्यादा नैसर्गिक, ज़्यादा प्राकृतिक बन जाती है बच्चों के लिए। ए लॉट ऑफ लर्निंग इज़ डन विदाउट मेमोराइजेशन ऑफ द रूल्स ऑफ ग्रामर, और इस विधि के तहत व्याकरण की जो अलग अलग विधियाँ हैं, अलग अलग नियमों हैं, उनको बच्चों को रटाने के अलावा भी सिखाया जा सकता है बार बार प्रैक्टिस के माध्यम से। तो ये था इस पद्धति का कुछ इंपॉर्टेंट मेरिट्स और एडवांटेजेस। अब हम जानेंगे इस मेथड का कुछ डिसएडवांटेजेस, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है हर एक विधि का मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है। तो लिमिटेशन क्या है इस विधि का, इट लेज मोर अटेंशन ऑन रिटन वर्क। यहाँ देखो टीचर को एक क्या करना पड़ता है, एक मॉडल सेंटेंस को बार बार रिपीट करना पड़ता है, उसमें कुछ शब्दों को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा फोकस रिटन वर्क पर देता है। कंप्लीट ग्रामर कैन नॉट बी टॉट, और इस विधि के तहत अगर हम ये प्रयास करेंगे कि ग्रामर का जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको हम बच्चों को सिखा देंगे, तो ये संभव नहीं है। हर एक विधि को हम इस पद्धति के तहत सिखा नहीं सकते, समझा नहीं सकते, ये एकदम सही बात है, सटीक बात है। प्रोज, पोएट्री एंड कंपोजिशन कांट बी टॉट बाय दिस मेथड, इस पद्धति के तहत, यानी कि इस पद्धति को अगर हम अप्लाई करके सोचेंगे कि बच्चों को हम कहानी बढ़िया तरीके से समझाएंगे, काव्यांश बढ़िया तरीके से समझाएंगे, कविता बढ़िया तरीके से समझाएंगे, कंपोजिशन करना सिखाएंगे, तो ये संभव नहीं है। इन कार्य को हम इस विधि प्रयोग करके नहीं करवा सकते। ओनली एफिशिएंट एंड स्किल्ड टीचर्स कैन टीच इफेक्टिवली, इस विधि का प्रयोग, इस मेथड का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट और स्किल्ड टीचर्स ही करवा सकते, अनस्किल्ड अनट्रेन्ड टीचर इसे नहीं करवा सकते। इसके बाद देखो, टाइम टेकिंग और लेंथी प्रोसेस, इस प्रोसेस में हमें लिखने पर ज़्यादा बल दिया जाता है, मॉडल सेंटेंस भी हमें सिलेक्ट करना है, इसीलिए जाहिर सी बात है इस मेथड को अप्लाई करने में समय लगता है। इट इज़ सुइटेबल फॉर प्राइमरी और लोअर क्लासेस ओनली, ये जो पद्धति है ये सिर्फ और सिर्फ लोअर प्राइमरी क्लासेस या फिर जो इससे भी नीचे की कक्षाएं हैं उनके लिए उपलब्ध है, उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अपर क्लासेस के लिए, बड़ी कक्षाओं के लिए ये फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, आगे हम और एक विधि के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट विधि है बाइलिंगुअल मेथड। तो अब हम जानेंगे व्हाट इज़ बाइलिंगुअल मेथड, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है, इस मेथड में नाम से ही आपको मालूम पड़ गया होगा, दो भाषा का प्रयोग होगा, दो लैंग्वेज का यूज़ होगा। इन दिस मेथड 2 लैंग्वेजेस आर यूज्ड, तो 2 लैंग्वेज यहाँ यूज़ होता है, एक है टारगेट लैंग्वेज और दूसरा है मदर टंग। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग दोनों ही यूज़ होता है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, याद रखिएगा ये सबसे बड़ी बात है। ये बाइलिंगुअल मेथड जो है ये डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड दोनों का ही मिश्रण है। और यहाँ जो टीचिंग का इकाई है ये सेंटेंस है, ये वाक्य है, याद रखिएगा। और इस मेथड को डेवलप किया था C.J. डॉटसन ने इन द ईयर 1960 में, 1960 में C.J. डॉटसन ने बाइलिंगुअल मेथड को डेवलप किया था, याद रखिएगा। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज़ नॉट डन, लेकिन यहाँ एक बात है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह यहाँ एक एक शब्दों को अनुवाद नहीं किया जाता मदर टंग में, ये बड़ी बात है, याद रखिएगा। मदर टंग इज़ यूज्ड टू क्लियर मीनिंग, यहाँ मातृभाषा को यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है मीनिंग यानी कि शब्दार्थ को सही तरीके से समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। मदर टंग इज़ यूज्ड ओनली बाय टीचर्स नॉट बाय स्टूडेंट्स। और एक बड़ी बात है यहाँ, यानी कि बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग में मातृभाषा का प्रयोग टीचर करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, ये बड़ी बात है, याद रखिएगा।
और इस मेथड 3 पीस पर डिपेंड करती है। तो ये 3 पी क्या क्या है? सबसे पहला है प्रेजेंटेशन, यानी कि टीचर किस प्रकार पढ़ाएंगे उसका एक दारोमदार प्लेन बना करके आएंगे और आकर के बढ़िया तरीके से सबसे पहले जो लेसन टीचर पढ़ाएंगे उसे प्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने। इसके बाद क्या करेंगे? टीचर प्रैक्टिस करवाएंगे, टीचर ने जो पढ़ाया उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके बाद मिलेगा टीचर को प्रोडक्ट। इसके बाद बच्चे जो सीखेंगे वो है क्या? प्रोडक्ट। और जब प्रोडक्ट इसमें से निकलेगा तभी हम इस मेथड सक्सेसफुल हुआ है ये बोल सकते हैं। तो ये 3P का मतलब हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जानेंगे इस पद्धति का कुछ एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स। टाइम एंड लेबर सेविंग लेस कॉस्टली मेथड। तो इस मेथड को हम ये कह सकते हैं इस मेथड में ज़्यादा समय नहीं लगता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। ठीक है, यहाँ क्योंकि बहुत सारी तामझाम नहीं करना पड़ता है, मटेरियल्स को प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए ये बहुत सिंपल एक पद्धति है, समय भी बचता है, मेहनत भी बचता है। ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट कंपलसरी। इस विधि के तहत यहाँ देखो मातृभाषा का भी प्रयोग होगा, इसीलिए यहाँ उतना ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड्स का आवश्यकता नहीं है। इट लेस स्ट्रेस ऑन स्पीच प्रैक्टिस फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। यहाँ ये जो शब्द है ना ये स्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ स्पीच प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फ्लुएंसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और एक्यूरेट बच्चों का प्रोनाउंसिएशन, बच्चों का जो कथन ये हो रहा है कि नहीं, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। लिंग्विस्टिक हैबिट इज़ फॉर्म्ड इन दिस मेथड। और उस विधि के अनुसार अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो लिंग्विस्टिक हैबिट यानी कि भाषा को शानदार तरीके से बोलने का, भाषा को शानदार तरीके से सीखने का आदत बच्चों में विकसित होती है। इसके बाद ट्रेन टीचर्स आर नॉट नीडेड। यहाँ उतना हाई फाई क्वालिफाइड और ट्रेन टीचर्स की आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल ग्रेजुएट, एक सिंपल एजुकेटेड पर्सन भी पढ़ा सकता है इस पद्धति के अनुसार। अब आगे हम जानेंगे इस पद्धति का, इस मेथड ऑफ टीचिंग का कुछ डिमेरिट्स या फिर लिमिटेशंस। तो सबसे पहला लिमिटेशन है स्टूडेंट्स आर पैसिव, क्योंकि देखो यहाँ बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, टीचर कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को टीचर कर रहे हैं, टीचर बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो ये बात है। नेक्स्ट है इट इज़ टीचर सेंटर्ड। तो टीचर सब कुछ करवा रहे हैं तो ये क्या होगा जी? टीचर सेंटर्ड मेथड होगा। लैंग्वेज इज मिक्स्ड, और यहाँ क्या हो रहा है? मातृभाषा का और टारगेट लैंग्वेज का मिश्रण है। इसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस इज इग्नोर्ड। यहाँ क्या किया जा रहा है? लिसनिंग का तो प्रैक्टिस हो रहा है, इसके साथ साथ स्पीकिंग का भी प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन यहाँ रीडिंग और राइटिंग ये 4 कौशलों में 2 कौशलों को यहाँ अवॉइड किया जा रहा है, यहाँ शामिल नहीं किया जा रहा है। और एक भाषा को अगर बढ़िया तरीके से हमें सीखना है तो 4 कौशल बहुत ज़रूरी है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसके बाद सुइटेबल इन लोअर क्लासेस ओनली। और ये भी बाइलिंगुअल जो पद्धति है, जो बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग है, ये भी छोटे कक्षाओं के लिए उपयोगी है। बड़े कक्षाओं में अगर हम ये प्रयास करेंगे अप्लाई करना तो ये नहीं हो सकता, ये बड़ा कठिन है। ठीक है, अब आगे हम और कुछ मेथड्स या फिर अप्रोचेस के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट मेथड है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है, चलो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले ऑडियो लिंगुअल मेथड का कुछ अलग अलग नाम है, याद रखिएगा। इस मेथड को आर्मी मेथड नाम से भी जाना जाता है, या फिर इस मेथड को ऑरल मेथड नाम से भी जाना जाता है। इसे न्यू की मेथड भी कई बार कह दिया जाता है, और इसे मिशिगन मेथड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसे मिशिगन मेथड क्यों कहा जाता है? ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में सबसे पहले अप्लाई किया गया था, इसीलिए इसे मिशिगन मेथड भी कहा जाता है। तो इसका बैकग्राउंड चलो हम सबसे पहले कुछ जान लेते हैं। द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज़ ए मेथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग which emphasizes the teaching of listening and speaking before reading and writing। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में एक विदेशी भाषा को सिखाने के लिए सबसे पहले जोर दिया जाता है लिसनिंग और स्पीकिंग पर, और इसके बाद रीडिंग और राइटिंग पर जोर दिया जाता है। मदर टंग इज़ डिस्करेज्ड इन द क्लासरूम। और इस विधि के तहत मातृभाषा को क्लासरूम में प्रयोग करना मना किया जाता है। इट यूजेस डायलॉग्स as the main form of language presentation and drills as the main training techniques। तो यहाँ
जो हम भाषा को सिखाएंगे, भाषा को प्रेजेंट करेंगे, इंग्लिश को प्रेजेंट करेंगे, तो इसका जो मेन फॉर्म इस कथन के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार वो है डायलॉग्स, यानी कि डायलॉग को प्रयोग करके यहाँ सिखाना पड़ेगा बच्चों को। और प्रैक्टिस क्या रहेगा? ड्रिल रहेगा। यहाँ जिस टेक्निक को यूज़ करके बच्चों को सिखाया जाएगा उस टेक्निक का नाम क्या है जी? वो है ड्रिल्स। ठीक है, ड्रिलिंग के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा। द पर्पस ऑफ द ऑडियो लिंग्वल मैथड इज़ टू यूज़ द टारगेट लैंग्वेज कम्युनिकेटिवली। याद रखिएगा, ये ऑडियो लिंग्वल मैथड का पर्पस यानी उद्देश्य है जो टारगेट लैंग्वेज है उसे कम्युनिकेटिवली यानी कि वार्तालाप करते समय हम किस प्रकार अप्लाई करेंगे, उसी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए प्रैक्टिस करना। तो हमें आशा है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ देखो बार बार ड्रिल प्रैक्टिस का बात हो रहा है, तो ये बिहेवियर साइकोलॉजी पर आधारित होगा। बार बार हम जब प्रैक्टिस करते हैं, बार बार एक चीज़ को दोहराते हैं, तो उससे हम लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, परिवर्तित होता है। मटेरियल इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, और यहाँ जो भी भाषा सामग्री यानी कि जो भी सिखाया जाएगा, जो भी प्रेजेंट किया जाएगा ना, उसे डायलॉग फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा। यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ डिस्करेज्ड, और याद रखिएगा इस ऑडियो लिंग्वल मेथड में मातृभाषा का जो प्रयोग है उसे डिस्करेज किया जाता है, डिसकंटिन्यू करने को ज़्यादा फोकस किया जाता है, बट नॉट लाइक डायरेक्ट मेथड। लेकिन डायरेक्ट मेथड जैसा भी एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट नहीं है, डिस्करेज्ड किया जाता है। ठीक है, उत्साह नहीं दिया जाता कि आप मातृभाषा में बात करो, उत्साह दिया जाता है आप टारगेट लैंग्वेज में बात करो। ठीक है, लेकिन माना नहीं किया जाता, ये भी सोचने की वाली बात है। मेन फोकस इज ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और ऑडियो लिंग्वल मेथड सबसे ज़्यादा फोकस करता है लिसनिंग और स्पीकिंग पर। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, यहाँ ग्रामर डिडक्टिवली यानी कि डायरेक्ट रूल पहले बाद में एग्जाम्पल, ऐसा नहीं, एग्जाम्पल दे दे करके बाद में रूल समझाया जाता है। वोकेबुलरी इज लिमिटेड एंड लर्नड इन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ जो शब्दार्थ सिखाया जाता है ना, इनको कॉन्टेक्स्ट में सिखाया जाता है, यानी कि एक सेंटेंस में एक पैराग्राफ को समझाया जाता है और पैराग्राफ का मीनिंग को एनालाइज किया जाता है। बाद में पैराग्राफ का जो मीनिंग है उस मीनिंग के पर्सपेक्टिव में बच्चों को शब्दार्थ सिखाने का प्रयास किया जाता है। लैंग्वेज लेबोरेटरी स्टेप्स एंड विजुअल एड्स आर यूज्ड अबंडेंटली, और इस विधि के अनुसार जब हम बच्चों को शिक्षा दान करना चाहेंगे, बच्चों को हम इंग्लिश पढ़ाना चाहेंगे, तो हमें लैंग्वेज लेबोरेटरी की आवश्यकता होगी। लैंग्वेज लेबोरेटरीज में बहुत सारी ऑडियोज़ हम सुनाएंगे बच्चों को, टेप सुनाएंगे, और देखने वाली कुछ चीज़ें भी हम बच्चों को वीडियोज़ भी दिखाएंगे। और यहाँ यूनिट ऑफ टीचिंग है सेंटेंस, याद रखिएगा। रोल ऑफ टीचर इज़ लाइक एन ऑर्केस्ट्रा लीडर और कोयर लीडर, तो यहाँ टीचर का जो भूमिका है, ये ऑर्केस्ट्रा में जिस प्रकार एक आदमी हाथ हिला हिला करके डायरेक्शन देता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार ऑर्केस्ट्रा लीडर जैसा करता है, डायरेक्शन देता है, उसी प्रकार टीचर भी सामने रहता है और बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, और बच्चे करते हैं, ड्रिल करते हैं। ठीक है, द टीचर यूजेस डायलॉग्स, और यहाँ बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षक डायलॉग का यूज़ करते हैं। होल क्लास स्मॉलर ग्रुप्स इंडिविजुअली, तो टीचर यहाँ क्या करते हैं, डायलॉग तो हर एक बच्चा को नहीं उसमें शामिल किया जा सकता, इसीलिए एक बड़ा क्लास को टीचर क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में, गुटों में बांट देते हैं, और उन ग्रुप्स में डायलॉग को डिलीवर करते हैं। फिर इंडिविजुअली बच्चों को उन डायलॉग का मतलब, उन डायलॉग को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं। तो यह है इस पद्धति का फीचर्स। अब आगे हम इस पद्धति का कुछ टिप्स या फिर टेक्निक्स के बारे में जान लेते हैं। देखो, इस पद्धति के तहत अगर हम पढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायलॉग डिज़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ प्रेम और रोहित के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हो। प्रेम ने बोला गुड मॉर्निंग रोहित, तो रोहित भी जवाब देता है गुड मॉर्निंग प्रेम। आपको कोई अगर गुड मॉर्निंग बोलेगा तो आप भी बोलोगे, जाहिर सी बात है। प्रेम ने बोला हाउ आर यू, तो रोहित ने बोला फाइन थैंक्स एंड यू। आपको कोई बोलेगा आप कैसे हो, तो आप भी उसको पूछोगे मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो प्रेम ने बोला फाइन, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो उसकी उत्तर में जवाब में रोहित बोलता है आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, मैं पोस्ट ऑफिस डाकघर जा रहा हूँ। प्रेम ने बोला आई एम टू, मैं भी जा रहा हूँ। शैल वी गो टुगेदर, क्या हम एक साथ जा सकते हैं। रोहित ने बोला श्योर लेट्स गो, रोहित ने बोला बिल्कुल चलो। तो ये जो वार्तालाप है कुछ इस प्रकार हम क्या करेंगे, डायलॉग फॉर्म करेंगे और डायलॉग्स को पढ़ पढ़ के बच्चों को रिपीट करने के लिए बोलेंगे और इसके बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे। अब टीचर और क्लास के बीच में क्या वार्तालाप होता है, देखो टीचर ने रिपीट किया, रिपीट आफ्टर मी टू द पोस्ट ऑफिस। टीचर ने कहा कि आप हमारे साथ बोलना, रिपीट करना, टू द पोस्ट ऑफिस, तो बच्चों ने भी बोला टू द पोस्ट ऑफिस, क्लास ने।
टीचर ने बोला गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। इसके बाद होल क्लास ने जवाब दिया गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। टीचर ने फिर से बोला आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। तो सब बच्चों ने मिल करके बोला आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। तो ये क्या हो रहा है, ये ड्रिल हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ये जो ड्रिल्स को बार बार रटाया जा रहा है ना, बोला जा रहा है, तो इनके माध्यम से क्या करने का प्रयास हो रहा है, डायलॉग को मेमोराइज करने का प्रयास हो रहा है। इसके बाद बैकवर्ड एक्सपेंशन बिल्डअप ड्रिल्स, मतलब कि क्या कर रहे हैं, पहले एक शब्द को छोड़ करके ड्रिल कर रहे हैं, फिर वो पीछे वाला शब्द पकड़ के ड्रिल कर रहे हैं। ये बैकवर्ड फॉर्मेशन, बैकवर्ड एक्सपेंशन वाला ड्रिल है। ये जो टू द पोस्ट ऑफिस, इसके बाद इन्होंने बोला गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, तो ये है। ठीक है, रिपीटेशन ड्रिल यानी कि बार बार क्या करेंगे, उस ड्रिल को रिपीट करवाएंगे टीचर, ताकि बच्चे आसानी से सीख जाए। आगे बढ़ते हैं। तो हमें आशा है आपने समझ लिया इस मेथड ऑफ टीचिंग का टेक्निक्स। अब नेक्स्ट हम जानेंगे इस मेथड का और कुछ डिटेल। जैसे कि टीचर ने फिर कहा गुड मॉर्निंग राधा, तो राधा उठ करके जवाब दिया गुड मॉर्निंग मैडम। टीचर ने बोला हाउ आर यू, राधा ने बोला फाइन थैंक्स, एंड यू, टीचर ने बोला फाइन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार घुमा फिरा करके जो प्रैक्टिस किया जाता है बच्चों के साथ। एक बच्चा को टीचर ने क्वेश्चन पूछा, फिर और एक बच्चे को पूछा, तो उसे कहा जाता है चेन ड्रिल। ठीक है, इसके बाद देखो टीचर ने बोला द बैंक, आई एम गोइंग टू द बैंक। टीचर ने सबसे पहले बोला बैंक, इसके बाद इन्होंने बोला राधा को कि मैं जा रहा हूँ पार्क में, बैंक में जा रहा हूँ। इसके बाद क्यू फ्रेज, मतलब टीचर ने बोला कि पार्क, मतलब आप टास्क को बोलना है पार्क को लेकर के, बिल्कुल इसी प्रकार आई एम गोइंग टू द बैंक जैसा एक सेंटेंस। तो इसे कहते हैं सिंगल स्लॉट सब्स्टिट्यूशन ड्रिल। ठीक है, तो क्लास ने जवाब दिया आई एम गोइंग टू द पार्क। जब टीचर यहाँ बोलेंगे टू द पोस्ट ऑफिस, तो बच्चे बोलेंगे आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। कुछ इस प्रकार है। क्यू करते हैं, क्यू फ्रेजेस, जैसे कि फार्मेसी दिया, द कैफ़े दिया, तो बच्चों ने बाद में कहा आई एम गोइंग टू द फार्मेसी, आई एम गोइंग टू द कैफ़े, आई एम गोइंग टू द बस स्टॉप। कुछ इस प्रकार शब्दों को रटाया जा रहा है। तो यह सिंगल स्लॉट सब्स्टिट्यूशन ड्रिल है। टीचर ने बोला हाउ आर यू सब क्लास को, और इसके साथ साथ कीवर्ड्स, यानी कि टीचर ने बोला आपको नेक्स्ट इन शब्दों को प्रयोग करके बोलना है, मैंने जो बोला वही बोलना है। तो टीचर ने एक लड़का को हाथ यानी कि इशारा किया हाउ इज़ ही, तो क्लास ने बोला हाउ इज़ ही। ठीक है, हाउ इज़ शी, तो क्लास ने बोला हाउ इज़ शी। लड़का ने बोला ही इज़ गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, तो टीचर ने बोला ही इज़, बालक बोल रहा है ही इज़ गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, तो सारे बच्चे ने बोला ही इज़ गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, यानी कि क्लास ने बोला। तो यह है मल्टीपल स्लॉट सब्स्टिट्यूशन ड्रिल। कुछ इस प्रकार अलग अलग ड्रिल की मदद से पढ़ाया जाता है इस पद्धति के अनुसार। ठीक है, तो हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि टीचर जब बोलते हैं शी इज़ गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, यू कैन मेक ए क्वेश्चन बाय सेइंग इज शी गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। अब टीचर सेंटेंस बदलना सिखा रहे हैं, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना सिखा रहे हैं ना, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल। तो टीचर ने बोला कि वो पोस्ट ऑफिस जा रही है, आप अगर चाहो तो इसे बदल के भी ये जो क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे आप सवाल पूछ सकते हो। सवाल पूछने के लिए आपको इज को पहले लाना है, इज शी गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। तो टीचर ने बोला दे आर गोइंग टू द बैंक, और एक सेंटेंस टीचर ने बनाया। तो क्लास ने जवाब दिया आर दे गोइंग टू द बैंक। इसके बाद टीचर ने बोला राधा इज़ गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, क्लास ने बोला इज़ राधा गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। तो ये क्या सिखा रहे हैं टीचर, इन ड्रिल्स की मदद से टीचर ट्रांसफॉर्मेशन करवाना सिखा रहे हैं ना, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करना, इंपरेटिव को ऑप्टेटिव में, इसके बाद में जो असर्टिव है उसको इंटरोगेटिव में, ये सब। तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल। ठीक है, अब इस पद्धति का कुछ गुण जान लेते हैं, कुछ मेरिट्स जान लेते हैं। मेरिट तो हमने जान लिया, कुछ डिमेरिट्स जान लेते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग आर इग्नोर्ड। यहाँ देखो रीडिंग और राइटिंग को लगभग इग्नोर किया गया है, आपने ये पद्धति के माध्यम से समझ लिया। यहाँ स्पीकिंग पर ज़्यादा बल दिया गया है। वोकेबुलरी डेवलपमेंट इज़ नेग्लेक्टेड, और यहाँ वोकेबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग को किस प्रकार समझाया जाएगा ये उतना स्पष्ट नहीं है, इसे लगभग इग्नोर ही किया गया है, नेग्लेक्ट ही किया गया है। सुइटेबल फॉर लोअर क्लासेस ओनली, ये भी जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये भी छोटे कक्षाओं के लिए बढ़िया है, बड़े कक्षाओं के लिए उतना कारगर साबित नहीं होगा। इसके बाद इम्पॉसिबल टू टीच एवरी सब्जेक्ट, और ये पद्धति भी हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने लायक नहीं है। आप अगर हर एक सब्जेक्ट में कुछ इस प्रकार डायलॉग बनवाना चाहोगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें आशा है आपको इस पद्धति का डिमेरिट्स भी समझ में आ गया होगा। अब आगे हम नेक्स्ट मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे।
और नेक्स्ट मेथड ऑफ टीचिंग है एक्टिव लर्निंग मेथड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ALM कहा जाता है। चलो एक एक करके हम ALM के बारे में जान लेते हैं। तो लर्निंग इज़ डन बाई एक्टिविटीज़। यहाँ देखो एक्टिव लर्निंग मेथड, ये नाम से भी हमें मालूम पड़ रहा है ना, यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा करके सिखाया जाएगा, एक्टिविटीज़ में बच्चों को शामिल किया जाएगा। इट इन्वॉल्व्स एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग, यानी कि यहाँ बच्चों का रोल क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ मीनिंग को खुद एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द लर्नर्स डायरेक्टली एंड एक्टिवली इन द लर्निंग प्रोसेस। देखो ये एक ऐसा पद्धति है, ये पद्धति जो शिक्षार्थी हैं उनको डायरेक्टली लर्निंग प्रोसेस में अधिगम प्रक्रिया में शामिल करती है। इट इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। और एक्टिवली पार्टिसिपेशन यहाँ होता है, इसीलिए बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इस पद्धति के तहत विकसित होता है और इंटरपर्सनल स्किल भी विकसित होता है। इट इंक्रीजेस मोटिवेशन, ये पद्धति मोटिवेशन अनुप्रेरणा को बढ़ावा देता है। रिटेंशन, फिर याद करने को भी ये पद्धति सुविधा देता है। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, जो नई इन्फॉर्मेशन है, तथ्य है, इनको भी आसानी से बच्चे याद रख पाते हैं, समझ पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इट इज़ ए चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस। याद रखिएगा ये जो एक्टिव लर्निंग मेथड है ये चाइल्ड सेंटर्ड या फिर चिल्ड्रन सेंट्रिक मेथड है। इससे पहले हमने ज़्यादातर टीचर सेंट्रिक मेथड्स पर बात किया है। इट इंक्लूड्स ग्रुप डिस्कशंस, और यहाँ एक्टिव लर्निंग मेथड है तो इसमें ग्रुप डिस्कशन शामिल है, प्रोजेक्ट वर्क शामिल है, ग्रुप वर्क शामिल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल है, केस स्टडी शामिल है, रोल प्ले शामिल है, जर्नल राइटिंग, ये सब चीज़ें शामिल है। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ये देखो कुछ इस प्रकार हम बच्चों को जब ग्रुप में कुछ कार्य करने के लिए देते हैं तो बच्चे इस प्रकार बैठ कर के आराम से करते हैं। ठीक है, ये देखो ये जो कर रहे हैं ना बच्चे, ये जो कर रहे हैं ये एक वीडियो है, ये क्या है, ये ग्रुप एक्टिविटी है। हम कुछ बच्चों को एक ग्रुप में डिवाइड करके अलग अलग कार्य सौंप सकते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में हम जानेंगे यहाँ, ये देखो यहाँ भी क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन के चलते किस प्रकार बच्चों को सिखाया जा रहा है। ये जो लेफ्ट साइड में पिक्चर देख रहे हो ना, वो एकलव्य का कहानी है, जिसको द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया था कई सारे कारणों के चलते। ठीक है, अर्जुन को उनको सर्वश्रेष्ठ बनाना था इसीलिए, लेकिन द्रोणाचार्य जी का जो मूर्ति है ना, उस मूर्ति को सामने रख करके एकलव्य ने इतनी निष्ठा से मेहनत किया, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके मेहनत किया कि बाद में वो अर्जुन से भी ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा शानदार धनुर्विद बन गया। ठीक है, वो अलग कारण है कि उसका उंगली भी मान लिए थे बाद में। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन के चलते नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट किया था एकलव्य ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप वर्क। तो ग्रुप वर्क क्या करता है ना, हम कुछ बच्चों को क्या करते हैं ग्रुप में उनको मिल करके कुछ एक चीज़ का कुछ एक समस्या का समाधान निकलने के लिए देते हैं। और ये बच्चों के बीच में कोलैबोरेशन, यानी कि एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना, सहमर्मिता, सहभागीदारी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब विकसित करने के लिए मददगार साबित होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम एक्टिव लर्निंग में बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करके देते हैं तो बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, लर्निंग में पार्टिसिपेट करते हैं शानदार तरीके से। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, देखो एक क्लास है, बड़ा क्लास है, यानी कि ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन हम जब ग्रुप में डिवाइड करके बच्चों को अलग अलग कार्य देते हैं ना, तो बच्चे बड़ा शानदार तरीके से वो कार्यों को कर लेते हैं। तो ये भी इस पद्धति का बहुत बड़ा फ़ायदा है ग्रुप वर्क का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम जानेंगे रोल प्ले के बारे में। तो रोल प्ले में क्या किया जाता है, देखो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द लर्नर्स। शिक्षार्थियों को रोल प्ले जब हम देते हैं, एक टीचर की भूमिका निभाने के लिए कहते हैं, एक किसान के भूमिका निभाने के लिए जब हम कहते हैं, एक डॉक्टर का भूमिका निभाने के लिए कहते हैं, रोल देते हैं और बच्चे उसी प्रकार बातचीत करते हैं, यहाँ भी डायलॉग शामिल है। तो इस प्रकार करने से क्या होता है ना, बच्चों का जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है ये बढ़िया होता है। एनेक्टिंग ए प्ले मेक्स द लर्निंग एंजॉयबल स्पेशली फॉर द यंग लर्नर्स। और जब हम छोटे छोटे बच्चों को एक ड्रामेटिक वे में समझाने का प्रयास करते हैं और वो भी शामिल होते हैं उस प्रक्रिया में, तो बच्चे बड़ा आनंद के साथ उस कार्य को करते हैं, एंजॉयबल लर्निंग हो जाता है। और याद रखिएगा, लर्निंग को हमेशा हमें एंजॉयबल बनाना ही चाहिए। ठीक है, जब तक हम बच्चों को आनंद के साथ सिखाने का प्रयास नहीं करेंगे, बच्चे जब तक उस सीखने में मज़ा नहीं पाएंगे ना, तो बच्चे बढ़िया तरीके से सीखने वाले नहीं हैं। इट एनहांसेस ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। और यहाँ क्या किया जाता है, ओरल लैंग्वेज पर, बातचीत पर बल दिया जाता है, तो बच्चों का जो स्पीकिंग स्किल है ये भी इंप्रूव होता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्लॉट, कैरेक्टर्स एटसेट्रा ऑफ द प्ले। एक प्ले को हम जब आसानी से बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को रोल करने के लिए देते हैं, तो उसमें बच्चे आराम से, आसानी से एक प्लॉट को, एक कैरेक्टर को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। एक्टिव
जो लर्निंग मेथड है इसमें क्या है, देखो ये एक ALM यानी कि एक्टिव लर्निंग जो मेथड है, इसमें स्ट्रेटेजीज पर्टिकुलरली डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंश्योर्स मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लर्निंग, या अधिगम के समय इस पद्धति के तहत आलोचना में सहभागीदारिता और डेमोन्स्ट्रेशन में सहभागीदारिता बहुत महत्वपूर्ण होता है, बच्चों का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये एक छोटी सी बच्ची है, गुड़िया है। इसको क्या बनाया दिया गया है, इसको एक लेडी टीचर बनाया गया है और इसको कुछ शब्द सिखाने के लिए कहा गया है। अब बच्ची एक टीचर बन करके जब इस कार्य को करेगी तो ये इन शब्दों को बड़ा आसानी से सीख जाएगी। ठीक है, और बाद में कभी भूलने वाली भी नहीं है। तो ये होता है रोल प्ले का फ़ायदा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये देखो, इस बच्ची का जो वीडियो है कुछ इस प्रकार, यहाँ ये क्या करेगी, ये जो शब्द है ना हैप्पी, ओपन, इनको समझाएगी लाइक ए मैडम। तो ये भी एक क्या है, रोल प्ले है। ये एक बच्ची है, बच्ची को रोल दिया गया है टीचर द्वारा कि आपको हैप्पी, ये कुछ ऑपोजिट जो शब्द है उनको सिखाना है, ओपन, इन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार हम रोल प्ले के माध्यम से बच्चों को शानदार तरीके से सिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो के बाद यहाँ इंग्लिश पेडागोजी का ये आप देख सकते हो, द गोल्डन मैंगोज़। ये एक स्टोरी है। ठीक है, इस स्टोरी का अगर भूमिका जो है, रोल जो है, एक राजा का रोल है और यहाँ कुछ प्रजाजनों का, मंत्रियों का रोल है। बहुत बुद्धिमत्ता की कहानी है, बीरबल अकबर वाली जैसी। तो इस कहानी को अगर हम बच्चों के बीच में कुछ इस प्रकार इनको समझा देंगे कि आपको ये बोलना है, आप राजा हो, आप बीरबल हो, ऐसा बोलोगे, तो क्या करते हैं ना, इस प्रकार जब हम बच्चों को एंगेज करते हैं तो बच्चे बड़ा आनंद के साथ सीखते हैं और बहुत ध्यान से बच्चा क्लास में शामिल हो पाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस के बारे में, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ मेथड से काम नहीं चलता, इंग्लिश टीचिंग करने के लिए कुछ अप्रोचेस के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक एक करके हम कुछ अप्रोचेस के बारे में जानेंगे। देखो, स्ट्रक्चरल अप्रोच, यहाँ स्ट्रक्चर पर बल दिया जाता है, क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, घटनात्मक है। सिचुएशनल अप्रोच, सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि कहाँ क्या कम्युनिकेशन करना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार सिचुएशन बेस्ड टीचिंग किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ नेचुरल अप्रोच। तो नेचुरल अप्रोच में लैंग्वेज एक्विजिशन की बात होती है। यहाँ क्या किया जाता है, नेचुरली बच्चे को किस प्रकार सिखाया जाता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। चलो एक एक करके हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या है, ये देखो, हम एक सेंटेंस को किस प्रकार सिखा रहे हैं ना, ये देखो, यहाँ एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसे ही प्लेज फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल नाउ, शी इज़ ए प्लेयर, इज़ शी ए प्लेयर। तो यहाँ सबसे पहले यूटिलिटी, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लिसिटी पर फोकस करेंगे, यूटिलिटी पर ध्यान देंगे। इसके बाद टीचेबिलिटी, जो हम पढ़ाएंगे उसको बढ़िया तरीके से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं कि नहीं, सिंटेक्स को समझ रहे हैं कि नहीं, उसको ध्यान दिया जाता है। प्रोडक्टिविटी, बच्चे उसे बोल पा रहे हैं कि नहीं बाद में। ठीक है, और बच्चों का जो उम्र है उसे भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच किन किन एजम्पशंस पर आधारित है, देखो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैटर्न पर ही आधारित है। वोकेबुलरी को किस प्रकार प्रेजेंट किया जाएगा, ग्रेडेड मैनर, यानी कि आसान जो शब्द है, कुछ शब्द टीचर सिलेक्ट करेंगे, उनको पहले सिखाया जाएगा, बाद में इससे जो हार्ड शब्द है उनको सिखाया जाएगा। सिंटेक्स शुड ऑल्सो बी टॉट बिसाइड्स वर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ शब्दार्थ नहीं सिखाया जाएगा, शब्द के अलावा वाक्यों को भी सिखाया जाएगा। सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स आर टॉट इन ए मीनिंगफुल सिचुएशन, मीनिंगफुल सिचुएशन में कुछ स्ट्रक्चर को यहाँ सिखाया जाता है, जैसे कि हमने अभी अभी ही प्लेज फुटबॉल बोला। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार सिखाया जाता है स्ट्रक्चरल अप्रोच के तहत। आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच का क्या क्या फीचर है, चलो, न्यू अप्रोच एंड ओरल अप्रोच। ये क्या है, ये एक नया अप्रोच है और इसमें ओरल दोनों ही पद्धति शामिल है, यानी कि बातचीत करने पर फोकस किया जाता है, किस प्रकार सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ना, किस प्रकार सेंटेंस फॉर्म किया जाता है, इस पर ध्यान दिया जाता है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पीच नॉट राइटिंग, यहाँ राइटिंग पर नहीं, स्पीच पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बोलचाल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फोकस ऑन सर्टेन स्ट्रक्चर एंड पैटर्न, यहाँ कुछ निर्दिष्ट पैटर्न और स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाता है। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एक्वायर 295, याद रखिएगा, जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, ये 295
बेसिक स्ट्रक्चर को अपना विद्यालय समाप्त करते करते सीख जाते हैं और 295 से लेकर के 3000 वर्ड्स को सीख सकते हैं अपना स्कूल कंप्लीट करते करते। ठीक है, इसीलिए ये पद्धति बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे सिचुएशनल अप्रोच के बारे में। तो सिचुएशनल अप्रोच किसने डेवलप किया? सबसे पहले आपको यह याद रखना है, सिचुएशनल अप्रोच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय हैरोल्ड पार्मर एंड ए.एस. हॉर्नबी। तो ए.एस. हॉर्नबी और हैरोल्ड पार्मर द्वारा ये सिचुएशनल अप्रोच विकसित किया गया है। ये सिचुएशनल अप्रोच का और एक नाम है ऑरल अप्रोच, यानी कि सिचुएशनल अप्रोच को ऑरल अप्रोच नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अब हम इसमें दो प्रमुख एरियाज़ को दिशाओं को कवर किया जाता है। सबसे पहला है ग्रामर कंट्रोल और दूसरा है वोकेबुलरी कंट्रोल, यानी कि इस पद्धति को व्याकरण कंट्रोल करता है और शब्दावली भी कंट्रोल करता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, इट फोकसेस ऑन द नीड टू प्रैक्टिस लैंग्वेज इन मीनिंगफुल सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटीज़। तो हम यहाँ लैंग्वेज को प्रैक्टिस करेंगे किस पर? मीनिंगफुल सिचुएशन पर प्रैक्टिस करेंगे। लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन हैबिट फॉर्मेशन। यहाँ भाषा को आदत के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाता है। हैबिट फॉर्मेशन के माध्यम से भाषा को टीचिंग करने का, पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इट रिक्वायर्स मीनिंगफुल एनवायरनमेंट। और यहाँ क्या किया जाता है? जो वातावरण निर्माण किया जाता है ना, वो एक अर्थपूर्ण मीनिंगफुल वातावरण का निर्माण किया जाता है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैन बी लर्नड इन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ओनली। और यहाँ जो शब्दार्थ सिखाया जाता है ना, उसे भाषा के दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सिखाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम इस अप्रोच के बाद नेचुरल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। दिस अप्रोच इज़ डेवलप्ड बाय स्टीफन क्रॉशन एंड ट्रेसी टेरेल। तो याद रखिएगा, नेचुरल अप्रोच को विकसित किया गया दो साइकोलॉजिस्ट द्वारा, दो प्रोफेसर्स द्वारा। एक है स्टीफन क्रॉशन और दूसरा है ट्रेसी टेरेल। द मेन एम ऑफ दिस अप्रोच इज़ टू प्रमोट लैंग्वेज एक्विजिशन इन ए क्लास इन ए नेचुरल वे। हमने इससे पहले स्टीफन क्रॉशन का 5 हाइपोथेसिस के बारे में बात किया था। ये लैंग्वेज लर्निंग से ज़्यादा फोकस करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन पर, और इनके जो थ्योरी है इसके अनुसार लैंग्वेज एक्वायर करना बहुत बढ़िया साबित होता है लैंग्वेज लर्निंग के बगैर। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग से बेहतर होता है लैंग्वेज एक्विजिशन। इसीलिए हमें लैंग्वेज 2 को सिर्फ सिखाना नहीं चाहिए, लैंग्वेज एक्वायर करवाने पर बल देना चाहिए। नैसर्गिक तरीके से क्लास में सिखाना चाहिए बच्चों को। द फोकस ऑफ टीचिंग इज़ ऑन कम्युनिकेशन। और नेचुरल अप्रोच में सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है? कम्युनिकेशन पर दिया जाता है, याद रखिएगा। अब हम जानेंगे नेचुरल अप्रोच का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, वैशिष्ट्य क्या क्या है। इट मे टेक टाइम इन इमर्जिंग लैंग्वेज नेचुरली। तो ये बात सही है कि नेचुरल अप्रोच जो है ये समय ले सकता है लैंग्वेज को नेचुरली विकसित करने के लिए, ये सही बात है। लैंग्वेज डेवलप स्लोली एंड इट नेवर फोर्स। देखो, यहाँ धीरे धीरे भाषा विकसित होता है और बहुत शक्ति हमें नहीं लगाना पड़ता, हमें नेचुरली डेवलप करवाना होता है भाषा को। इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू वोकेबुलरी। यहाँ वोकेबुलरी शब्दार्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। एक्सप्लोरेशन टू इंग्लिश में ही एक्सप्लोर करवाने को बच्चों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मोटिवेटिंग सिचुएशन एंड कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। और यहाँ क्या किया जाता है? प्रेरणा दिया जाता है कम्युनिकेशन को करने के लिए। कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव में प्रेरणा दिया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है। सिचुएशन में किस सिचुएशन में क्या कहा जाएगा, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्लेक्टिक अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसका और एक नाम है, याद रखिएगा, एक्लेक्टिक अप्रोच। इसे इंटीग्रेटेड अप्रोच भी कहा जाता है। तो इंटीग्रेटेड मतलब यहाँ कुछ चीज़ों को शामिल करके सिखाया जाएगा। It was introduced by the National Curriculum Framework NCF 2005 of NCERT। तो NCF 2005 आप जानते हो जिसको डेवलप किया था NCERT ने। तो इस NCERT ने ही एक्लेक्टिक अप्रोच को या फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच को विकसित किया। टीचर डू नॉट फॉलो एनी सिंगल मैथड बट यूज सम मैथड्स व्हिच आर द बेस्ट फॉर हिज और हर क्लास। तो टीचर को यहाँ कोई एक विधि प्रयोग करने के लिए नहीं कहा जाता। टीचर अपने कक्षा के हिसाब से, कक्षा के अनुरूप, बच्चों के अनुरूप किन किन विधियों को प्रयोग करने से बेहतर होगा, वो एक विधि के अलावा कई सारी विधियों को मिला करके बच्चों को शिक्षा दान करते हैं। इट इज़ प्योरली एन अप्रोच नॉट ए मैथड एट ऑल। ये एकदम विशेष रूप से, विशुद्ध रूप से ये एक अप्रोच है, ये कोई पद्धति नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी पद्धतियों को इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड कैन easily be adopted to suit a wide variety of situation। और ये बहुत फ्लेक्सिबल है क्योंकि यहाँ अलग अलग पद्धतियों को आप शामिल कर सकते हैं, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल हो गया। और यहाँ क्या किया जाता है, एक बहुत सारी अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग हालातों में यहाँ
हम अलग अलग सिचुएशन को अलग अलग मेथड को प्रयोग कर सकते हैं, तो ये बहुत बेहतर है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अप्रोच है कम्युनिकेटिव अप्रोच। सबसे पहले याद रखिएगा कम्युनिकेटिव अप्रोच का और दो नाम है। एक नाम है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग और दूसरा नाम है लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव अप्रोच। याद रखिएगा नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन मीनिंग सेम ही है, कंफ्यूज्ड आपको नहीं होना है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच ज़्यादा स्ट्रेस देता है फंक्शनल वैल्यू ऑफ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज का फंक्शनल वैल्यू क्या है, इस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इट टीचर्स डिफरेंट वेज ऑफ सिचुएशन। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में अलग अलग सिचुएशन में किस प्रकार बात किया जाएगा, इसे सिखाने पर बल देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट अप्रोच है इसका नाम है होल लैंग्वेज अप्रोच। तो होल लैंग्वेज अप्रोच में क्या होता है, देखो दिस अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय केनेथ एस गुडमैन। याद रखिएगा ये महाशय का नाम क्या है, केनेथ एस गुडमैन द्वारा होल लैंग्वेज अप्रोच को डेवलप किया गया था। इन दिस अप्रोच लैंग्वेज इज लर्नड एज ए होल एंटिटी एंड इंटीग्रेटेड मैनर। इस अप्रोच के तहत भाषा को होल एंटिटी के रूप में, एक विस्तृत चीज़ के रूप में, एक इकाई वाला चीज़ के रूप में सिखाया जाता है और इंटीग्रेटेड मैनर में सबको मिला करके, शामिल करके सिखाने का कार्य होता है। ऑल 4 बेसिक स्किल्स, जो क्या क्या है भाषा सीखने वाला कौशल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW, तो इनको इंटीग्रेटेड मैनर पे सिखाने का बात यहाँ किया गया है। लैंग्वेज इज़ नॉट लर्नड इन पीसेस बट एज ए होल। यहाँ भाषा को टुकड़ों में नहीं सिखाया जाता, भाषा को एक करके इकाई में सिखाया जाता है, एज ए होल भाषा को सिखाया जाता है। याद रखिएगा, इसीलिए इसका नाम होल लैंग्वेज अप्रोच है। मान लो इंग्लिश को हम पढ़ाएंगे तो टेंस को तोड़ तोड़ के नहीं सिखाएंगे, हम एक स्टोरी में ही टेंस को सिखाने का प्रयास करेंगे, कुछ इस प्रकार। लैंग्वेज इज़ नॉट लर्नड इन पीसेस, अलग अलग करके भाषा को नहीं सिखाया जाता, टुकड़ों में भाषा को नहीं सिखाया जाता, एकत्र भाषा को सिखाया जाता है। इट फोकसेस ऑन मीनिंग नॉट ऑन ग्रामर। और ये जो होल लैंग्वेज अप्रोच है ये मीनिंग पर ध्यान देता है, व्याकरण पर नहीं, याद रखिएगा। बेसिक और मेजर गोल ऑफ दिस अप्रोच इज़ कम्प्रिहेंशन आई अंडरस्टैंडिंग। और ये जो होल लैंग्वेज अप्रोच है इसका उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य वही है, प्रधान उद्देश्य है, लक्ष्य है कम्प्रिहेंशन, समझाना, समझना। ठीक है, और इसीलिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पद्धति हो जाता है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश पर पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस आज हमने लिया है ये क्वेश्चंस पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में से ही हमने लिया है, तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस देखना है। According to the recommendations of NCF 2005, technology could be integrated. तो NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने जो रिकमेंडेशन दिया है, जो कार्य करने के लिए बताया गया है NCF 2005 में, तो इसमें टेक्नोलॉजी को किस चीज़ के साथ या फिर कैसे इंटीग्रेट करने का बात कहा गया है, आपको इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन ए, यूज्ड ओनली जुडिशियसली सब्जेक्ट टू द इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स ऑफ ए कम्युनिटी। तो क्या यह सही उत्तर होगा? देखो यहाँ इकोनॉमिक एंड सोशल गोल की बात किया जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ हम एजुकेशन में इकोनॉमिक गोल को प्राप्त करने के लिए या फिर सोशल गोल्स को प्राप्त करने के लिए नहीं करते, इसीलिए ये तो सही जवाब नहीं होगा। ऑप्शन बी, विद द लार्जर गोल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, तो यही है सही जवाब, क्योंकि NCF 2005 का रिकमेंडेशन यह है कि हमें एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, क्लासेस को और बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, शिक्षा में टेक्नोलॉजी का व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन सी में क्या है फिर भी हम देख लेते हैं। विथ रिविजन्स टू मीट करंट डेवलपमेंटल पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिलहाल चलने वाली जो पॉलिसीज़ है, जो नियमावली है, उनको लेकर के टेक्नोलॉजी हमें इंटीग्रेट नहीं करना है। ऑप्शन डी, एज एन एड ऑन टू द मेन एजुकेशनल गोल्स। देखो मेन जो एजुकेशनल गोल है उनमें और एक गोल शामिल करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता है। तो हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
The contemporary target language classroom is a confluence of various Question number 2. The contemporary target language classroom is a confluence of varied languages and language abilities. तो यहाँ बोल रहा है कि जो टारगेट लैंग्वेज हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, सिखाने के लिए जाते हैं, ये बहुत सारी जो और भाषा है, ठीक है, उनका प्रभाव से प्रभावित होता है। इसके साथ साथ बच्चों का जो भाषा सीखने का क्षमता है उसको भी प्रभावित करता है। Teachers should restructure their practices by exposing students to। तो एज ए टीचर, शिक्षक होने के नाते हमें जो बच्चों के साथ किस प्रकार एक्टिविटीज़ या फिर प्रैक्टिस करवाना चाहिए ये आपको बताना है। एक एक करके हम ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए, summarize and simplified versions of the learning materials as for example stories, ग्रामर नोट्स एट्सेट्रा। तो यहाँ बता रहा है कि हम क्या करेंगे, जो भी लेसन है उस लेसन का समरी को समझाएंगे और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसका सिंप्लीफाइड जो सबसे आसान वर्जन है उसको समझाएंगे, जैसे कि हम कहानी का क्षेत्र में कर सकते हैं और ग्रामर, व्याकरण आदि पढ़ाने में कर सकते हैं। तो ये इसका सही जवाब नहीं होगा। ऑप्शन बी, worksheets with a variety of tasks which cover the syllabus and students give their responses in class under teachers guidance। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी अलग अलग वर्कशीट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा जिनमें बहुत सारे कार्य स्थापित होंगे। इसके साथ साथ इनमें ये जो कार्य हम देंगे, ये जो एक्टिविटीज़ हम डिज़ाइन करेंगे, ये सिलेबस को कवर करेगा। इसके साथ साथ बच्चों का जो रेस्पॉन्स है उसे भी एक क्लास टीचर, एक टीचर के गाइडेंस से बच्चे देंगे। तो ये सही कथन नहीं है, सही जवाब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी, appropriate challenges based on the syllabus in a secure environment, opportunities for all students and explore ideas and gain mastery। yes, this is the right option। क्योंकि देखो इस ऑप्शन में बच्चों को एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा पर्यावरण हम कक्षा में देंगे जिसमें बच्चे क्या करेंगे ना, अपना सिलेबस को कंप्लीट करते हुए जितना भी चैलेंजेस आएगा उसको एक सिक्योर तरीके से सीखेंगे। इसके साथ साथ बच्चों को हम अपना जो धारणा है, अपना जो थॉट है उसको आसानी से बच्चे हमसे शेयर करें, वो मौका बच्चों को हम देंगे। और जब हम वो मौका बच्चों को देते हैं तभी बच्चों का जो प्रैक्टिस है, बच्चों का जो लर्निंग है, अधिगम है, ये बहुत सुशील तरीके से होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है। Therefore, this is the correct answer of this question। एंड ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, चलो इसे भी हम देख लेते हैं। Adequate self-explanatory notes either prepared by teacher और फ्रॉम मटेरियल राइटर्स। तो मटेरियल राइटर यानी कि जो किताबों को लिखते हैं, जो टेक्स्ट बुक डिज़ाइन करते हैं, उनसे नोट मांगेंगे और नोट से हम क्या करेंगे, बच्चों को देंगे और नोट को पढ़ करके बच्चे सीखेंगे। देखो, नोट को पढ़ करके बच्चे सीखेंगे यह सही बात नहीं होता है। हमें बच्चों को समझाना पड़ता है, हमें बच्चों को वेरियस एक्टिविटीज़ के माध्यम से, कोई भाषा हो, कोई दूसरी अन्य विषय हो, उनको समझाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, Some criteria for the selection of language items should involve। तो हम जब भाषा सिखाने के लिए कक्षा में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारी चीज़ें ले करके जाना पड़ता है। तो उनमें से क्या क्या हम ले करके जा सकते हैं, एक एक करके हम ऑप्शंस को पहले देखेंगे। ऑप्शन ए, एनफ वर्कशीट्स फॉर प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा वर्कशीट लेकर के जाएंगे। तो ये देखो, ये क्राइटेरिया नहीं है, ये तो वर्कशीट क्या लेकर के जाएंगे वो बता रहा है, लेकिन हम किस पे डिपेंड करके, क्या क्राइटेरिया फुलफिल करके हम लैंग्वेज आइटम्स को लेकर के जाएंगे, वो क्राइटेरिया हमें क्या करना है यहाँ बताना है। ऑप्शन बी, एवरीडे वोकेबुलरी एंड सेंटेंसेस। हर रोज़ हम जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं, जो शब्दावली हम व्यवहार करते हैं अपनी रोज़मर्रा की जीवन में, तो उनको हम प्रयोग करेंगे, वाक्यांश के मदद से प्रयोग करेंगे। तो ये भी सही बात नहीं है। ये क्या प्रयोग करेंगे ये बता रहा, ठीक है, लेकिन किस क्राइटेरिया पे बेस करके हम ये करेंगे ये नहीं बता रहा है। ऑप्शन सी, दे आर लर्नेबिलिटी, यानी कि बच्चों का जो अधिगम क्षमता है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें लैंग्वेज आइटम
सिलेक्ट करना पड़ता है, ये सही बात है। कवरेज यानी कि हम जो लैंग्वेज आइटम सिलेक्ट करेंगे वो बच्चों का जो सिलेबस है, बच्चों का जो कोर्स है, उसको कहाँ तक कवर करेगा, समाप्त कर पाएगा या नहीं, उसे भी हमें जांच करना पड़ता है। इसके साथ साथ टीचेबिलिटी यानी कि जो हम TLM यूज़ करेंगे ना, भाषा के लिए जो भी हम सामग्री यूज़ करेंगे वो क्या हम बढ़िया तरीके से बच्चों को समझा पाएंगे, ये भी हमें मद्देनज़र रखते हुए लैंग्वेज आइटम्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। ऑप्शन डी, ए फोकस ऑन लैंग्वेज रूल्स, सिर्फ और सिर्फ हमें एक भाषा का जो नियमावली है, जो रूल्स है, उन पे फोकस करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए लैंग्वेज टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स टू राइट फॉर एन ऑथेंटिक ऑडियंस एंड पर्पस। तो एक भाषा का शिक्षक क्या करते हैं, अपना जो शिक्षिका अपना जो छात्र छात्राएं हैं उनको क्या करना चाहती है, उनको एक ऐसा प्रैक्टिस करवाना चाहती हैं भाषा संबंधित जिसके मदद से वो क्या कर सके, एक ऑथेंटिक ऑडियंस के सामने और एक उद्देश्य के साथ अपना प्रैक्टिस कार्य कर सके। What would be the best writing task to achieve this? और अगर ये शिक्षिका उस टास्क, उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है तो निम्न में से क्या सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा, सबसे बढ़िया लेखन कार्य रहेगा, आपको बताना है। एक एक करके हम ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए, स्टूडेंट्स राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन ऑन ए स्कूल रिलेटेड इशू। ये सही हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे। यानी कि बच्चे क्या करेंगे, एक ऐसा खत लिखेंगे प्रिंसिपल को और जिसमें ये स्कूल संबंधी कोई इशू है, कोई दिक्कत है, उसको इंडिकेट करके उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखेंगे। तो ये एक बढ़िया राइटिंग टास्क है क्योंकि इसका एक डेडिकेटेड ऑथेंटिक ऑडियंस है, इसको सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ इसका उद्देश्य भी इसमें शामिल है कि स्कूल में ये समस्या है, ये दिक्कत है, इसको आप जल्दी कृपया सोल्व करवा दीजिए। तो ये एक उद्देश्य हो गया, इसीलिए इसका सही जवाब ए होगा। लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करते चलेंगे। स्टूडेंट्स राइट आंसर्स टू क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर आफ्टर डिस्कसिंग देम विथ ईच अदर। तो ये ऑप्शन बता रहा क्या करेंगे, बच्चे आंसर लिखेंगे, जवाब लिखेंगे सवालों का, जिसे क्लास में, कक्षा में चैप्टर के बाद ये डिस्कस करेंगे और बाद में एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके लिखेंगे। तो इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ये सुनने वाला कोई नहीं है, कोई डेडिकेटेड ऑडियंस यहाँ है क्या, नहीं है। ऑप्शन सी, स्टूडेंट्स राइट मूवी रिव्यू ऑफ ए मूवी दे वॉच्ड रिसेंटली। बच्चे क्या करेंगे, एक मूवी के बारे में लिखेंगे, एक फिल्म के बारे में, सिनेमा के बारे में लिखेंगे, रिव्यू देंगे कि इस सिनेमा में इन्होंने क्या पाया, क्या खोया, क्या उनको अच्छा लगा। जैसे कि द बंगाल फाइल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसको लेकर के अगर कोई बच्चा से हम क्या करेंगे, उनका क्या राय है इस फिल्म के बारे में। तो ये देखो, फिल्म के बारे में राय देना ये यहाँ एजुकेशन के अंदर हम ये नहीं करवाएंगे। इसके साथ साथ ये फिल्म के बारे में, ये जो फिल्म इन्होंने देखा है उसका जो रिव्यू देंगे, उसको सुनने वाला जो ऑडियंस है वो ऑथेंटिक नहीं है। हो सकता है इनका जो फिल्म का रिव्यू है ये बहुत सारे लोग सुनेंगे, कौन सुनेंगे, इसका कोई डेडिकेटेड ऑडियंस नहीं है और इसका उद्देश्य वो भी नहीं है किस काम के लिए ये रिव्यू कर रहे हैं। हालांकि ये रिव्यू करते हैं बहुत सारे व्यू पाने के लिए, व्यूअरशिप के लिए, लेकिन ये यहाँ सही नहीं होगा। ऑप्शन डी, स्टूडेंट्स राइट ऑन द टॉपिक माई स्कूल। बच्चे जब हमारे स्कूल के बारे में, मेरी स्कूल के बारे में लिखेंगे तो ये कौन इसको देखेगा, कौन इसको स्टडी करेगा, इसका कोई डेडिकेटेड ऑथेंटिक ऑडियंस नहीं है और इसका उद्देश्य भी नहीं है सुस्पष्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए टीचर हैज़ गिवन ए टास्क टू बी डन इन ग्रुप्स। तो एक शिक्षिका ने या फिर एक शिक्षक ने एक कार्य दिया है बच्चों को, इसे किस में करने के लिए, समाप्त ग्रुप में बच्चे मिलकर के करने के लिए। What will be the role of the teacher during this group work? और बच्चे जब इस ग्रुप में दलबद्ध तरीके से कार्य को करेंगे तो शिक्षक का रोल क्या रहेगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए, ensure that everyone in a group participates in the task and try to support them if required। तो ये सही जवाब हो जाएगा क्योंकि जब हम एक ग्रुप वर्क बच्चों को करने के लिए देते हैं तो सबसे पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे हर एक जो शामिल है ग्रुप में ना, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये सबसे पहली शर्त है, भागीदारी हर एक बच्चे का होना चाहिए। इसके बाद जो कार्य करेंगे, जो भी
वो टास्क सर ने मैडम ने दिया है उसको करने के लिए सब बच्चा क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ये हमें इंश्योर करना चाहिए। जब हम ये इंश्योर करेंगे तब बच्चों का 100% एंगेजमेंट उसमें रहेगा। और ग्रुप वर्क हम इसीलिए देते हैं ताकि हर एक बच्चा कोलैबोरेटिवली सीख सके, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सके और इसके साथ साथ अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है उसे दूसरों के साथ शेयर कर सके। फिर भी बाकी ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करते चलेंगे। ऑप्शन बी, द टीचर शुड गिव फुल ऑटोनॉमी टू द ग्रुप्स एंड शी शुड सिट साइड ऑन ए चेयर। देखो क्या करेंगे, यहाँ जो लेडी टीचर हैं वो मैडम क्या करेंगे, बच्चों को पूरा अधिकार दे देंगी और बच्चा अपना मन से करेंगे और टीचर चेयर में बैठ जाएंगे। ये सही बात नहीं है। ग्रुप वर्क जब हम देते हैं तो हर एक ग्रुप क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उसको भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। एक स्थान पर बैठने से काम नहीं चलेगा। ऑप्शन सी, एंश्योर द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। सिर्फ और सिर्फ बच्चे क्लास में कक्ष में चिल्ला रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं या नहीं, इसको एंश्योर करने से काम नहीं चलेगा। ऑप्शन डी, एंश्योर दैट द task is finished on time, so she should remind them of the time again and again। तो क्या कर रही है यहाँ टीचर, सिर्फ और सिर्फ समय पर फोकस कर रही है कि सही समय पर यह कार्य समाप्त होना चाहिए। और बार बार टीचर क्या करेंगे, जब आपका समय ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है, कुछ इस प्रकार जब करेंगे तो ये सही नहीं होता है तरीका। ऐसा करने से बच्चे प्रेशराइज्ड फील कर सकते हैं। तो हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा कैसे ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में, देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का मतलब होता है जहां बच्चे 100% एंगेज रहते हैं, जो भी कार्य टीचर करवाते हैं। इसके साथ साथ खुद का नॉलेज खुद बच्चे इम्प्रूव करते हैं, खुद रिस्ट्रक्चर करते हैं, खुद सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए, जो लेसन हम पढ़ाएंगे वो किस पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन ए, द ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक बाय द टीचर। सिर्फ और सिर्फ जो दिया हुआ टेक्स्ट बुक है, प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक है, इसका ट्रांजैक्शन होना चाहिए। यह गलत बात है। सिर्फ दिया हुआ यानी कि क्लास में जो टेक्स्ट बुक डेडिकेटेड है उसको सिर्फ पढ़ाएंगे, ये कहीं बात नहीं होती है। बाकी जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है वो भी एज ए टीचर हमें शेयर करना होता है। ऑप्शन बी, लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिंग देयर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑथेंटिक टास्क्स। ये सही जवाब है, क्योंकि क्या करेंगे, बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है उस प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करके बच्चे किस प्रकार एक बहुत ही शानदार कार्य, एक सही कार्य कर पाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चों का प्रीवियस नॉलेज और वर्तमान में एक कार्य हमने दिया उसका नॉलेज को कंबाइन करके बच्चे सीख सके, नॉलेज को गठन कर सके। ऑप्शन सी, द assumption that English language can only be learned if the teacher transmits it to the learners। ये सही बात है। क्या सिर्फ और सिर्फ जब टीचर इंग्लिश ट्रांसमिट करेंगे, इंग्लिश में वार्तालाप करेंगे, इंग्लिश को बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, सिर्फ तभी बच्चे इंग्लिश सीखेंगे? क्या ये सही है? सही नहीं है। ऑप्शन डी, ड्रिल एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल आइटम। सिर्फ और सिर्फ ड्रिल करने से, प्रैक्टिस करने से ग्रामेटिकल आइटम जैसे कि वॉइस चेंज, नरेशन नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। एक्टिविटीज़ के माध्यम से जब हम करेंगे तब ये क्लास बच्चों को बोर नहीं करता है और बच्चे आसानी से चीज़ों को सीख पाते हैं। डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बच्चे जान जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। As per the National Curriculum Framework NCF 2005, multilingualism in learning a language should be seen as। तो NCF 2005 के अनुसार मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषिकता अधिगम में क्या प्रभाव करता है, या फिर बहुभाषिकता को अधिगम में कैसे देखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण ये एक सवाल है। एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है, चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न मैनी लैंग्वेजेस। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब ही है बहुभाषिकता, यानी कि एक से ज़्यादा भाषाओं में वार्तालाप करने वाले स्टूडेंट हमारे भारतवर्ष का ज़्यादातर इलाकों में है। इसीलिए मल्टीलिंगुअलिज्म हमारे देश का एक समस्या नहीं, बल्कि मल्टीलिंगुअलिज्म हमारा एक रिसोर्स है, उसको हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये क्या ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को सीखने के लिए ये चैलेंज होना चाहिए? चैलेंज नहीं होना चाहिए, ये एक रिसोर्स होना चाहिए हमारे लिए। ऑप्शन बी, चैलेंज फॉर टीचर्स टू मैनेज सच क्लासेस। क्या इस प्रकार की
जो क्लासेस से कक्षाएं हैं उनको मैनेज करने के लिए चैलेंज का सामना करना पड़ता है। टीचर को बिल्कुल नहीं करना पड़ता जी। टीचर अगर सही तरीके से पढ़ाएंगे, सही स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे, देन द टीचर कैन मैनेज इट इजीली। ठीक है। ऑप्शन सी, हिंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश, यानी कि जब हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, इंग्लिश सिखाने का प्रयास करेंगे तो क्या ये एक बाधा स्वरूप हम देखेंगे? बिल्कुल नहीं, इसे एक बाधा स्वरूप हमें नहीं देखना चाहिए, इसे रिसोर्स के तौर पे देखना चाहिए। एंड दिस इज़ व्हाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, रिसोर्स इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को, बहुभाषिकता को एक संपत्ति के तौर पे इंग्लिश पढ़ाने के लिए व्यवहार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, According to the observation in the National Curriculum Framework NCF 2005, English is a dash language in India। तो NCF 2005 के अनुसार या फिर ऑब्जर्वेशन के तहत इंग्लिश हमारे देश में क्या भाषा है? देश भाषा है, आपको बताना है। ऑप्शन ए फॉरेन, विदेशी भाषा। ऑप्शन बी फर्स्ट, पहला भाषा। ऑप्शन सी ग्लोबल, वैश्विक भाषा। ऑप्शन डी सेकंड लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज माना जाता है, L2 हम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश है हमारे देश में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डैश कम्प्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो हम एक ऐसा स्किल का यूज़ करते हैं कोई एक टेक्स्ट पढ़ने के लिए, जिसमें हम क्या करेंगे, एक सुनिर्दिष्ट उद्देश्यों को लेकर के स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है इन्फरेंशियल, ऑप्शन बी ग्लोबल, ऑप्शन सी लोकल, ऑप्शन डी ट्रांजैक्शनल। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे लोकल कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है। जब हम कोई एक चैप्टर को, कोई एक पैराग्राफ को या फिर कोई भी एक टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं, पढ़ने का उद्देश्य क्या है? एक निर्दिष्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त करने के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं, तब इसे लोकल कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वैसे स्कीमिंग स्कैनिंग पर हमने पिछले वीडियो में बहुत शानदार तरीके से समझाया हुआ है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप एक वीडियोस हम जो अपलोड कर रहे हैं उनको बारीकी से देखिए, नहीं तो देखो भैया रिजल्ट बढ़िया नहीं होगा, आई कैन गारंटी। ए टीचर मेक्स हर लर्नर्स रिस्पॉन्ड टू हर एक्शंस एंड स्पीच ओनली बाय बॉडीली मूवमेंट्स। तो यहाँ एक टीचर पढ़ा रही है या पढ़ा रहे हैं, और वो जो बोल रहे हैं ना, जो शब्दों से बयां कर रहे हैं उसे बच्चे कार्य में करके दिखा रहे हैं। यानी कि बच्चे जब लेग बोल रहे हैं ना, टीचर लेग बोल के कुछ शब्द, ऐसा मान लो एज फॉर एग्जांपल यार बोल रहे हैं तो बच्चे यार कान पर हाथ पकड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है, कमर बोल रहे तो कमर पे पकड़ के दिखा रहे हैं। तो ये जो तरीका होता है ना पढ़ाने का, इसे क्या कहा जाता है? इस तरीका को, इस पद्धति को टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक है, और जिस पद्धति में हम डे टू डे लाइफ में कैसे हम वार्तालाप करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, इसको मद्देनज़र रखते हुए जो हम पढ़ाते हैं उसे कम्युनिकेटिव अप्रोच कहा जाता है। और खेल खेल में बदलो दुनिया वाली भावना रख करके हम खेल खेल में जो पढ़ाते हैं ना, बच्चों को सिखाते हैं, अधिगम करवाने का प्रयास करते हैं, तो उसे प्ले वे मेथड कहा जाता है। और जब हम कार्य देकर के भाषा को सिखाने का प्रयास करते हैं तो उसे टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग बोला जाता है। आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और कोई शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।